पराजितों का दुख। ब्लैक सेल ऑर्गेनाइजेशन का मेडिसिनल गार्डन काफी स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर चलता था। इस गार्डन को मेंटेन करने वाले वुड एल्व्स को हर प्लांट को केयरफुली ग्रो और प्रोटेक्ट करना पड़ता था, ताकि ईयरली यील्ड पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। अगर किसी भी साल यील्ड थोड़ी सी भी कम हो जाती तो वुड एल्व्स को सिवियर पनिशमेंट फेस करना पड़ता, और अगर यहाँ स्टेशन विजर्ड का मूड खराब होता तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती। इसी वजह से जब भी मेडिसिनल गार्डन में नया विजर्ड ट्रांसफर होकर आता, वो टाइम वुड एल्व्स के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता। उन्हें कभी नहीं पता होता कि नया विजर्ड काइंड होगा या रूथलेस। जब ड्यूक ब्लैक सेल के मेडिसिनल गार्डन पर आया तो उसकी मुलाकात एक लेवल 2 विजर्ड डीके से हुई। डीके काफी सालों से वुड एल्फ प्लेन में स्टेशन्ड था। उसका मेन काम यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन करना और मैजिक पोशन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन और सुपरविजन करना था। लेवल 2 विजर्ड होने के बावजूद उसमें कोई एरोगेंस नहीं थी। वो कैजुअली बोला, तुम्हें वुड एल्फ प्लेन कैसा लगा? एनवायरमेंट बुरा नहीं है, राइट? लेटर मैं ओल्ड रिक को बुला लेता हूँ। आगे से गार्डन से रिलेटेड काम उसी से डायरेक्टली पूछ लेना। वो यहाँ के वुड एल्व्स का एल्डर है। डीके ड्यूक को मेडिसिनल गार्डन के पास बने एक मैनर में ले गया जहां सिर्फ ब्लैक सेल के विजर्ड्स रहते थे। नॉर्मली ड्यूक भी यहीं रहता, लेकिन जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन ने उसके लिए अलग रेजिडेंस अरेंज कर दिया था। इस तरह की चीजें यहाँ कोई बिग इशू नहीं मानी जाती थी। डीके यहाँ का लाइफ काफी एंजॉय करता लग रहा था। उसने ड्यूक के लिए एक कप रेड टी बनाई जिसमें फ्रेशली रोस्टेड कॉफी बीन्स की लाइट अरोमा थी। उसके बाद उसने ड्यूक को पूरे मैनर का टूर करवाया और यहाँ के जनरल वर्क के बारे में एक्सप्लेन किया। ड्यूक का रोल काफी सिंपल था। हर 3 महीने वुड एल्व्स द्वारा सबमिट किए गए मैजिक पोशन मटेरियल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करनी होती थी। इसके अलावा उस पर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अपना स्केड्यूल वो खुद मैनेज कर सकता था। बाद में ड्यूक की मुलाकात वुड एल्व्स के एल्डर रिक से हुई। रिक एक बहुत ही बूढ़ा एल्फ था जिसका शरीर ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर लग रहा था। ड्यूक को देखते ही वो झुक गया और बोला, इस साल मेडिसिनल गार्डन की कंडीशन स्टेबल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेडलाइन से पहले टास्क कंप्लीट हो जाए। ड्यूक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ हेड नॉड किया और रिक द्वारा दी गई बुकलेट को देखने लगा। उस बुकलेट में पिछले कई सालों के मेडिसिनल गार्डन के रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे। जब तक ड्यूक पेजेस फ्लिप करता रहा, रिक बिल्कुल साइलेंट खड़ा रहा। उसके हाथ अपनी वुडन स्टिक को टाइटली पकड़े हुए थे, जैसे वो किसी फाइनल जजमेंट का वेट कर रहा हो। ड्यूक ने सुना था कि पहले जब गार्डन का आउटपुट कम पड़ता था तो वुड एल्व्स अपनी जान रिस्क पर लगाकर डेंजरस माउंटेन्स में जाकर अर्ब्स कलेक्ट करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट कंप्लीट हो सके। वो माउंटेन्स बहुत ही डेंजरस थे, जहां अननोन क्रीचर्स और थ्रेट्स मौजूद रहते थे, और जो वुड एल्व्स सालों से गार्डन में काम कर रहे थे उनके पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता था। फिर भी अगर टास्क टाइम पर और कंप्लीट होता तो इससे ट्राइब के मैक्सिमम लोग सेफ रहते थे। बुकलेट बंद करते हुए ड्यूक ने काम टोन में कहा, ऑल राइट, 1 महीने के अंदर मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मैजिक पोशन मटेरियल्स चाहिए। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन उसके वर्ड्स का प्रेशर रिक क्लियरली फील कर रहा था। 1 महीने बाद रिसेप्शन पीरियड आने वाला था। इस टाइम मेडिसिनल गार्डन के कुछ पोशन मटेरियल्स मैच्योर हो जाते थे, जिन्हें वुड एल्व्स केयरफुली हार्वेस्ट करके वेयरहाउस में स्टोर करते थे। ओल्ड रिक, जो थोड़ा झुका हुआ खड़ा था, धीमी आवाज में बोला, चिंता ना करें माय लॉर्ड, हम टास्क टाइम पर पूरा कर देंगे। ये हम वुड एल्व्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बोलते हुए उसने अपने सिंपल लिनन कपड़ों के अंदर से एक चीज निकाली जो काफी अच्छी तरह से लपेटी हुई थी। रिक ने लेयर बाय लेयर कपड़ा खोला और उसके अंदर से एक गोल्डन येलो प्लांट रूट सामने आई। जैसे ही ड्यूक की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पहले सिर्फ अंदाजा लगाया, कंफर्म करने की हिम्मत नहीं की। फिर धीरे से उसकी खुशबू ली। ये फीनिक्स रूट है, इनके पास ये भी है। हल्की सी सल्फर लाइक स्मेल के साथ ड्यूक को यकीन हो गया, ये सच में लेवल 2 मैजिक मटेरियल फीनिक्स रूट था। फीनिक्स रूट अपनी रेयरिटी के लिए जाना जाता है। लेवल 2 मटेरियल्स में भी ये बहुत रेयर माना जाता है। मार्केट में ये ग्राम के हिसाब से बिकता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स। और रिक जो पीस लाया था वो कम से कम 100 ग्राम्स का था, मतलब 10,000 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स। सिर्फ यहाँ आकर बिना कुछ किए ड्यूक को इतनी बड़ी वैल्यू का आइटम मिल गया था। और सबसे बड़ी बात, फीनिक्स रूट नॉर्मली शॉप्स में मिलता ही नहीं है। ये ज्यादातर सिर्फ ऑक्शंस में अपीयर होता है, जहां इसकी प्राइस और भी ज्यादा होती है। ड्यूक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा गिफ्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने फीनिक्स रूट को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। जैसे ही ड्यूक ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया, ओल्ड रिक का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस इतना ही चाहते थे माय लॉर्ड कि आपको ये पसंद आए। सच तो ये था कि फीनिक्स रूट आसानी से नहीं मिला था। वुड एल्व्स ने इसे पहाड़ों के गहरे और खतरनाक हिस्सों से कलेक्ट किया था, जहां पहुंचना खुद एक बड़ा रिस्क था। ज्यादातर स्टॉक पहले के विजर्ड्स को दिया जा चुका था। ये छोटा सा पीस उनका आखिरी बचा हुआ हिस्सा था। इसके बाद ड्यूक ने रिक से कहा कि उसे नियर बाय मेडिसिनल गार्डन दिखाए। वो यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन खुद देखना चाहता था। याला भी उनके साथ चल पड़ी। रिक पहली बार याला को देखकर थोड़ा सा चौंका, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लगा कहीं एक गलत नजर भी ड्यूक को पसंद ना आ जाए।
सच तो ये था कि रिक को मौत से डर नहीं था, उसे डर लगता था विजर्डरी के अनप्रिडिक्टेबल तरीकों से, जो मौत से भी भयानक लगते थे। याला रिक की हालत और उनके बीच की बातचीत देख रही थी। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे वो समझ चुकी थी कि यहाँ वुड एल्व्स किस तरह का जीवन जी रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, न कुछ बदल सकती थी। यही होता है हार चुके लोगों का दर्द। वुड एल्व्स के पास सिर्फ एक ही तसल्ली थी, उन्होंने अपनी यूजफुलनेस प्रूव रख कर रखी थी। इसी वजह से उनका पूरा समूह अभी तक बचा हुआ था। तीनों लोग वास्ट मेडिसिनल गार्डन में धीरे धीरे चल रहे थे। चारों तरफ हर्ब्स के फील्ड्स थे, ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ ग्रीनरी थी। ये शांत और सुंदर नज़ारा, लेकिन इसमें कहीं भी काम करते वुड एल्व्स शामिल नहीं थे। असल सच ये था कि लगभग हर एक वुड एल्फ हद से ज्यादा थका हुआ था। रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद और बिजी सीजन में कभी कभी बिना रुके काम करना। कुछ मैजिक प्लांट्स जैसे मूनलाइट ग्रास को रात में ही हार्वेस्ट या नर्चर करना पड़ता था। इसका मतलब ये था कि सनसेट उनके लिए दिन के खत्म होने का साइन नहीं होता था, बल्कि एक और लंबी शिफ्ट की शुरुआत होती थी। सालों के दौरान कई वुड एल्व्स बस थकान के बोझ के नीचे गिर गए, और विजर्ड्स, उनके लिए ये सिर्फ नंबर्स थे, रिसोर्सेज। ड्यूक ने चलते चलते याला की तरफ देखा और कहा, तुम इन वुड एल्व्स से थोड़ी डिफरेंट लगती हो, बताना चाहोगी क्यों? चैप्टर 222 ट्रेट ऑटोमेटिक मेडिटेशन। ड्यूक को काफी टाइम से लग रहा था कि याला बाकी वुड एल्व्स से अलग है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये फीलिंग और ज्यादा क्लियर हो गई। डेजर्टेड आइलैंड पर जो वुड एल्व्स थे, वो भी नेचुरली याला को अपना लीडर मानता था। इसके पीछे कोई वजह थी और ड्यूक इस बात को समझने लगा था। ड्यूक के सवाल पर याला ने बिना कोई बात छुपाए सीधा जवाब दिया, मेरे अंदर वुड एल्व्स के रॉयल ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा है। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं था और ड्यूक पहले ही अंदाजा लगा चुका था। रॉयल ब्लड वाले वुड एल्व्स जनरली ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और उनकी अपीयरेंस भी काफी आउटस्टैंडिंग होती है। आज के टाइम में प्योर ब्लड रॉयल वुड एल्व्स लगभग पैदा ही नहीं होते। जो कुछ पुराने रॉयल ब्लड लाइन के वुड एल्व्स बचे हैं, वो बस जिंदा रखे गए हैं, एक तरह से रिसोर्सेज की तरह। याला एक ऐसी रॉयल लीनियज से बिलोंग करती थी जो कभी मेन स्ट्रीम से अलग हो चुकी थी। वो प्योर ब्लड नहीं थी, शायद कई जनरेशंस का गैप था। याला ने ड्यूक को यह भी बताया कि वुड एल्फ प्लेन में अभी भी काफी वुड एल्व्स रहते हैं। सिर्फ उन्हीं को बाहर बेचा जाता है जो बेटर क्वालिटी के होते हैं। जो एवरेज एप्टीट्यूड और लुक्स वाले होते हैं, वो वुड एल्फ प्लेन में ही रह जाते हैं, रोज वही काम, बिना रुके, जब तक बॉडी साथ छोड़ न दे। यही आज के टाइम में ज्यादातर वुड एल्व्स की जिंदगी है। इस कंपैरिजन में दूसरे प्लेन्स पर बेचा जाना एक्चुअली उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। हाँ, बेचा जाना मतलब स्लेव बनना, फ्यूचर ब्राइट नहीं होता, लेकिन कम से कम वो जिंदगी ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ एक एंडलेस लूप हो, बिना किसी एंड के। रेजिस्टेंस का कोई चांस ही नहीं था। विजर्ड्स की पावर उनसे कई गुना ज्यादा थी और विजर्ड्स मार्क ने उनकी हर पॉसिबिलिटी को पहले ही बंद कर रखा था। याला को बचपन से ही उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड के कारण सिलेक्ट कर लिया गया था। उसके जैसे और टैलेंटेड वुड एल्व्स के साथ उसे ट्रेनिंग दी गई, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, एटिकेट, सब कुछ। वो विजर्ड कॉमन लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकती थी और कई डिफरेंट प्लेन्स की कॉमन लैंग्वेजेस भी जानती थी। साथ ही उसे सिंगिंग और डांसिंग की भी ट्रेनिंग मिली थी। लॉन्ग टर्म डांस प्रैक्टिस की वजह से उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल और ग्रेसफुल हो गई थी। कभी कभी ड्यूक के लिए वो डांस करती थी, सिर्फ उसका मूड लाइट करने के लिए, और ड्यूक अक्सर परफॉर्मेंस के बीच ही अपनी अटेंशन किसी और काम में लगा देता था। कुछ दिन बाद व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन लेवल अप, स्पिरिट +0.1, व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट लेवल 3, 1 आउट ऑफ 100। पिछले कुछ दिनों से ड्यूक रेगुलरली मैजिक पोशन फैक्ट्री जा रहा था। वो स्पेशली व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन की प्रोडक्शन लाइन पर फोकस कर रहा था। इस जगह पोशन रिफाइन करना उसके अपने लैब से भी ज्यादा कन्वीनियंट था। सारे मटेरियल्स पहले से प्रिपेयर्ड थे और कुछ स्टेप्स के लिए लोग अलग से असाइन थे। ड्यूक को मोस्टली लास्ट के कुछ क्रूशल स्टेप्स ही हैंडल करने होते थे। कभी कभी उसे लगता था जैसे वो एक असेंबली लाइन वर्कर हो, लेकिन फाइनल स्टेप्स के लिए प्रिसाइज मैजिक कंट्रोल और पोशन नॉलेज जरूरी थी। इसी सेटअप की वजह से वो व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन को काफी फास्ट रिफाइन कर पा रहा था। उसे पूरा भरोसा था बहुत जल्दी ये पोशन मैक्स लेवल पर पहुंच जाएगा। लगभग 5 दिन बाद वुड एल्फ प्लेन में सनसेट का टाइम हो चुका था। उसी लैब में काम करने वाले ज्यादातर विजर्ड्स अपना काम बंद कर चुके थे और आपस में कैजुअल बातें करने लगे थे। चैप्टर 222 ट्रेट ऑटोमेटिक मेडिटेशन कंटिन्यूड। ये सारे विजर्ड्स जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के थे। उन्हें यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए स्टेशन किया गया था ताकि अलग अलग टाइप्स के मैजिक पोशंस रिफाइन किए जा सके। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, काफी विजर्ड्स आपस में बातें करने लगे, लेकिन ड्यूक अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन रिफाइन करता रहा। तभी एक विजर्ड जिसका नाम नियन था, मुस्कुराते हुए बोला, ड्यूक, थोड़ा रेस्ट ले लो, तुम पर कोई मिशन टारगेट तो नहीं है, इतना ओवरवर्क करने की जरूरत भी नहीं है। नियन और बाकी विजर्ड्स के पास मंथली टास्क इंडिकेटर्स थे। हर महीने उन्हें फिक्स्ड अमाउंट में पोशंस रिफाइन करने होते थे, तब जाकर उनकी पेमेंट क्लियर होती थी। लेकिन ड्यूक का सिस्टम अलग था। उसके लिए कोई मंथली टारगेट नहीं था। वो पर बैच के हिसाब से अर्न करता था और ऑनेस्टली उसकी पेमेंट काफी ज्यादा भी नहीं थी। नियन और बाकी विजर्ड्स जब अपना मंथली टास्क कंप्लीट कर लेते तो उन्हें काफी बड़ा बोनस मिलता था, जो ड्यूक को कभी नहीं मिलता था। इसी वजह से कोई समझ नहीं पाता था कि ड्यूक इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जबकि रिवॉर्ड इतना लिमिटेड था।
ड्यूक उन सब में सबसे ज्यादा डिलिजेंट विजर्ड था। जब से वो मैजिक पोशन फैक्ट्री आया था, लगभग कभी रेस्ट नहीं लिया। बाकी लोग कभी कभी काम स्लो कर देते थे, बस इतना करते थे कि मंथली टास्क कंप्लीट हो जाए। एक्स्ट्रा पोशन रिफाइन करना उनके लिए अननेसेसरी था। लेकिन ड्यूक अलग था। वो जब से यहाँ आया था ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप पोशंस रिफाइन कर रहा था, इतना ज्यादा कि कुछ ही टाइम में उसका आउटपुट बाकी सबसे ज्यादा होने वाला था। मैं थोड़ी देर और बिजी रहूंगा, ड्यूक ने कामली रिप्लाई दिया और बिना ऊपर देखे काम कंटिन्यू कर दिया। बाकी लोगों को यह बिहेवियर पॉइंटलेस लगता था, लेकिन ड्यूक के लिए प्रोफिशिएंसी का विजिबल प्रोग्रेस ही सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। कुछ मिनट बाद ड्यूक ने एक और वायल उठाई, उसमें व्हाइट कलर्ड लिक्विड भरा हुआ था। एक और व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन सक्सेसफुली रिफाइन हो चुकी थी और इसी के साथ स्किल ट्री पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट लेवल 9 ट्रेट ऑटोमैटिक मेडिटेशन। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन को मैक्स लेवल पर ले जाने के बाद सिर्फ 1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिला। इससे पहले लाइट डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक ने 2 पॉइंट्स दिए थे, जो क्लियरली शो करता था कि गॉडेस ऑफ लाइट का ब्लेसिंग कितना रेयर और पावरफुल था। लेकिन ड्यूक का फोकस अब किसी और चीज पर था। उसकी नजर सीधा नए अनलॉक्ड ट्रेट पर चली गई। सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़कर ही उसकी आंखें चमक उठी। स्किल ट्री की इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझने के बाद ड्यूक को क्लियर हो गया कि ऑटोमैटिक मेडिटेशन का मतलब क्या है। अब उसे मेडिटेशन के लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल वर्ड्स में, फ्यूचर में ड्यूक बस व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन ड्रिंक करेगा और पोशन के इफेक्ट के टाइम तक मेडिटेशन टेक्निक की प्रोफिशिएंसी ऑटोमैटिकली इंक्रीज होती रहेगी। नॉर्मली व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन का इफेक्ट 6 आवर्स तक रहता था और पहले ड्यूक को रोज के रोज ये 6 आवर्स मेडिटेशन में स्पेंड करने पड़ते थे। अब इस नई ट्रेड के साथ ड्यूक हर दिन 6 आवर्स सेव कर सकता था और ड्यूक के लिए टाइम सबसे प्रेशियस रिसोर्स था। स्किल ट्री के होते हुए हर एक मिनट की इन्वेस्टमेंट रियल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती थी। अब वो इन एक्स्ट्रा 6 आवर्स को स्पेल्स प्रैक्टिस करने, पोशंस रिफाइन करने या किसी और प्रोडक्टिव काम में यूज कर सकता था। मतलब रोज के रोज 6 आवर्स एक्स्ट्रा का फायदा। और जब ये टाइम लॉन्ग टर्म में ऐड होता तो रिजल्ट काफी टेरिफाइंग होता। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ट्रेट ड्यूक के मेडिटेशन टेक्निक ग्राइंडिंग स्पीड को भी काफी बूस्ट करता। पहले मेडिटेशन सिर्फ फिक्स्ड 6 आवर्स के लिए होती थी और मेडिटेशन टेक्निक का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा था, इसलिए प्रोग्रेस स्लो था। अब ड्यूक कंटिन्यूअस पोशंस यूज कर सकता था। हर 6 आवर्स में एक व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन इफेक्ट को नॉन स्टॉप मेंटेन करते हुए मेडिटेशन प्रोफिशिएंसी लगातार इंक्रीज होती रहती। हाँ, पोशंस पर खर्चा काफी बढ़ जाता, लेकिन ड्यूक के लिए ये इन्वेस्टमेंट 100% वर्थ इट थी। चैप्टर 223 इंस्पेक्शन निरीक्षण। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन को कंप्लीटली मास्टर करने के बाद ड्यूक को अब उस लेबोरेटरी में रुकने की जरूरत नहीं थी। वो बाकी विजर्ट से काफी ज्यादा फ्री था। हाँ, उसे मंथली बोनस नहीं मिलता था, लेकिन उसके बदले वो किसी भी पोशन को फ्रीली चूज करके रिफाइन कर सकता था। नेक्स्ट, ड्यूक ने डिसाइड किया एकोइंग विस्पर पोशन रिफाइन करने का। एक ऐसा पोशन जो टेम्परेरीली स्पिरिचुअल पावर को बूस्ट करता है। एकोइंग विस्पर पोशन विजर्ट्स के बीच काफी पॉपुलर था और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती थी। जनरली एक सिंगल एकोइंग विस्पर पोशन स्पिरिचुअल पावर को 10+ पॉइंट्स तक इंक्रीज कर सकता था। एग्जैक्ट बूस्ट यूजर की करंट स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करता था। ड्यूक के केस में एक पोशन से उसे रफली 12 पॉइंट्स का बूस्ट मिल सकता था, जो लगभग 8 to 10 आवर्स तक लास्ट करता। स्पेल रिसर्च, पोशन रिफाइनिंग या मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स के दौरान विजर्ट्स को अक्सर ऐसे टेम्पररी बूस्ट की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से एकोइंग विस्पर पोशन को लो साइड इफेक्ट्स वाली पोशन माना जाता था और काफी विजर्ट्स इसे फ्यूचर यूज के लिए स्टॉक करके रखते थे। अगर पोशन को ओकेजनली यूज किया जाए तो साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते थे। हाँ, अगर कोई इसे फ्रीक्वेंटली यूज करे तो स्पिरिचुअल पावर में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती थी, लेकिन ये इफेक्ट टेम्पररी होता था। कुछ टाइम पोशन यूज बंद करने से रिकवरी हो जाती थी। अगली सुबह ड्यूक अर्ली मैजिक पोशन फैक्ट्री पहुंच गया। वैली अभी भी व्हाइट मिस्ट से ढकी हुई थी और पहाड़ों से आने वाली हवा में हल्की सी ठंडक थी। ड्यूक सीधा एकोइंग विस्पर पोशन लेबोरेटरी गया। वहां वुड एल्व्स पहले से काम कर रहे थे। वो पोशन के रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर रहे थे, सॉर्टिंग, क्लीनिंग और उन्हें डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर रख रहे थे ताकि विजर्ट्स इजीली रिफाइनिंग के टाइम उनका यूज कर सकें। ड्यूक ने कैजुअली एकोइंग विस्पर पोशन के 2 कंप्लीट मटेरियल सेट्स उठाए और एक एक्सपेरिमेंटल टेबल पर काम शुरू कर दिया। रिफाइनिंग प्रोसेस उसे पहले से अच्छी तरह याद था। स्टेप्स क्लियर थे, बस एग्जीक्यूशन बाकी था। सबसे पहले उसने प्रोसेस्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रास के लीव्स उठाए। उनके एजेस पर नेचुरली सिल्वरी थ्रेड्स चमक रहे थे। जैसे ही ड्यूक ने अपनी पाम से मैजिक पावर रिलीज की, लीव्स क्विकली डिहाइड्रेट होने लगे। कर्ल होते हुए धीरे धीरे एक फाइन शिमरिंग सिल्वर ग्रीन पाउडर में बदल गए। वो पाउडर एक पहले से वार्म क्रिस्टल मॉटर में गिरा, जहां हल्की सी रसलिंग साउंड हुई। अगला स्टेप था मूनलाइट मॉस। ड्यूक ने उसे केयरफुली एक छोटे सीक्रेट सिल्वर कॉलरन में डाला। कॉलरन के नीचे घोंसली ब्लू फ्लेम्स जलने लगी। मैजिक पावर के प्रिसाइज कंट्रोल के साथ टेम्परेचर बिल्कुल लो और स्टेबल रखा गया। धीरे धीरे मॉस मेल्ट होने लगी और एक थिक लिक्विड बन गया जो कूल मूनलाइट जैसी ग्लो एमिट कर रहा था। पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहा, एक भी मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ। कुछ ही देर में ड्यूक के हाथ में एक वायल आ गया, पेल ब्लू कलर्ड पोशन का। सील्ड ट्यूब के अंदर ब्लू मिस्ट हल्की सी घूम रही थी। वो मिस्ट स्पाइरल बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, जैसे पोशन के अंदर खुद ही जिंदगी हो। एकोइंग विस्पर पोशन लेवल 1 1/30। पोशन कंप्लीट होते ही लेबोरेटरी में और लोग आने लगे। काफी विजर्ट्स अपना डेली काम शुरू कर चुके थे। ड्यूक ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो किसी को पहचानता नहीं था और ये लेबोरेटरी उस जगह से अलग थी जहां वो पहले काम करता था।
वुड एल्फ प्लेन की जिंदगी सरप्राइजिंगली काफी पीसफुल थी। इसी तरह 20 दिन पता ही नहीं चला और चुपचाप गुजर गए। चैप्टर 223 इंस्पेक्शन निरीक्षण कंटिन्यूड। एकोइंग विस्पर पोशन को लेवल अप करने के बाद ड्यूक ने तुरंत नेक्स्ट पोशन पर फोकस नहीं किया। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो थक गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पेंडिंग थे। वुड एल्फ प्लेन पर आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था और ये वही वक्त था जब वुड एल्व्स को अपने ग्रो किए हुए मैजिक पोशन मटेरियल्स सबमिट करने होते थे। ड्यूक सीधा ब्लैक सेल के मेडिसिनल गार्डन पहुंच गया। वहां ओल्ड रिक पहले से तैयार था। जैसे ही उसने ड्यूक को देखा वो तुरंत आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक स्पेस रिंग थी और एक पार्चमेंट था। स्पेस रिंग के अंदर इस महीने हार्वेस्ट की गई सारी मैजिक पोशन मटेरियल्स थीं, जबकि पार्चमेंट पर डजन्स पोशन मटेरियल्स की डिटेल्ड लिस्ट लिखी हुई थी। ड्यूक ने स्पेस रिंग हाथ में ली और अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक क्विक स्कैन किया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसे पता चल गया कि रिंग के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है। फिर उसने पार्चमेंट से एक एक आइटम मैच किया। सब कुछ परफेक्टली अलाइन कर रहा था। ड्यूक ने हल्की सी नॉट की और बोला, नॉट बैड। ये सुनते ही ओल्ड रिक ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। वो थोड़ा सरप्राइज्ड भी था। यूजुअली जब भी कोई विजर्ड इंस्पेक्शन करता वो कह देता कि मटेरियल्स इनसफिशिएंट हैं और थोड़ा और चाहिए। रिक को पता था कि मटेरियल्स पूरे हैं, लेकिन अगर विजर्ड बोले कि कम है तो फिर वो कम ही माने जाते थे। इसके पीछे का रीजन भी सबको पता था, एक्स्ट्रा मटेरियल्स निकलवाने के लिए। इसी वजह से रिक हमेशा एक एक्स्ट्रा सेट पहले से प्रिपेयर करके रखता था, सिर्फ इंस्पेक्शन के वक्त के लिए। लॉर्ड ड्यूक, उसने थोड़ा सा झुककर कहा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए। उसने एक और स्पेस रिंग आगे बढ़ा दिया जो वो पहले से तैयार करके रखे हुए था। ड्यूक थोड़ा सा रुक गया, ये उसके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने रिंग ली और कैजुअली चेक किया। रिंग का स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ क्यूबिक मीटर्स का था, लेकिन उसके अंदर काफी सारे लेवल 1 मैजिक पोशन मटेरियल्स भरे हुए थे। टोटल वैल्यू टेंस ऑफ थाउजेंड्स लेवल 1 मैजिक स्टोन्स के आसपास थी। ड्यूक ने बिना कोई रिएक्शन दिखाए रिंग एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ एक सिंपल नॉट दिया। ये सब एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस थी और रिक ड्यूक की हैबिट से अभी फेमिलियर नहीं था, इसलिए उसने कोई रिस्क नहीं लिया। गिफ्ट एक्सेप्ट करने के बाद ड्यूक ने और कुछ नहीं कहा और अपना काम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ गया। रिक ड्यूक को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग थी। ये पहली बार था जब इंस्पेक्शन इतनी स्मूथली कंप्लीट हो गई हो। नॉर्मली गिफ्ट देने के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही आती थी, बस उसकी सिवियरिटी चेंज होती थी। वुड एल्व्स के लिए विजर्ड्स हमेशा उन लोगों जैसे होते थे जो लास्ट बूंद तक सब कुछ निकाल लेते थे। इस बार का एक्सपीरियंस अलग था और इसी वजह से रिक का दिल थोड़ा कम घबराया हुआ था। ड्यूक वैसे भी इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था। वुड एल्व्स से वैल्यू निकालने के बजाय वो अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को ग्रो करने पर ज़्यादा फोकस करता था। इंस्पेक्शन के बाद ड्यूक ने मिले हुए मैजिक पोशन मटेरियल्स मैनर में रजिस्टर करने का प्लान किया। उसके बाद उसे डीक के साथ कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड साइन करने थे और फिर उसका अगला डेस्टिनेशन था एक नियर बाय सिटी, फायरफ्लाई सिटी। कभी ये जगह वुड एल्फ रेस की एक बड़ी और प्रॉस्परस सिटी हुआ करती थी। चैप्टर 224 स्लेव सिटी, दासों का शहर। ब्लैक सेल की वुड एल्फ प्लेन पर कब्जा करने के बाद उन्होंने यहाँ की कई पुराने मेजर वुड एल्फ सिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्हें बस रीपर्पस कर दिया गया। जो कभी फ्री वुड एल्फ्स के शहर हुआ करते थे, अब वो स्लेव सिटीज बन चुके थे। वुड एल्फ्स अब भी इन सिटीज और आसपास के एरियाज में रहते थे, लेकिन एक ही फर्क के साथ, वो अब फ्री नहीं थे। हर वुड एल्फ पर स्लेव मार्क लगा हुआ था। यहाँ पर विजर्ड्स सबसे ऊपर थे। रूल्स, ऑर्डर, डिसीजन सब कुछ विजर्ड्स के हाथ में था। वुड एल्फ्स के पास डिग्निटी नाम की चीज लगभग नहीं बची थी। उन्हें हर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था, चाहे वो पसंद हो या नहीं। ड्यूक का काम था जो मेडिसिनल गार्डन से मैजिक पोशन मटेरियल्स कलेक्ट हुए थे, उन्हें नियर बाय सिटी फायरफ्लाई सिटी तक डिलीवर करना। फायरफ्लाई सिटी एक मेजर हब था। यहाँ ब्लैक सेल के कई मेडिसिनल गार्डन्स थे और अलग अलग जगहों से आए मटेरियल्स यहीं सेंट्रल स्टोरेज में जमा होते थे। ये मटेरियल्स सिर्फ विजर्ड प्लेन ही नहीं, बल्कि कई और प्लेन्स पर भी भेजे जाते थे, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ड्यूक अकेला ही येलो सैंड्स के ऊपर से ट्रैवल करता हुआ फायरफ्लाई सिटी के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचा। इस बार उसने याला को साथ नहीं लाया। याला खुद भी इन शहरों को देखना नहीं चाहती थी। वो शहर जो कभी उसकी रेस का घर हुआ करते थे और अब स्लेव टाउन्स बन चुके थे। सिटी के बाहर ड्यूक ने अपनी ऑल्टीट्यूड कम की। ब्लैक सेल बैज दिखाने के बाद उसे बिना किसी प्रॉब्लम के सिटी में एंट्री मिल गई। फायरफ्लाई सिटी के अंदर मूवमेंट ज्यादातर वुड एल्फ्स का ही था। वो इधर उधर जा रहे थे, काम करते, सप्लाईज लेते, ऑर्डर्स फॉलो करते। लेकिन इस शहर में वो बात नहीं थी जो ड्यूक ने पहले के सिटीज में फील की थी। ना हसल था, ना लाइवलीनेस। पूरा शहर एक अजीब सी थकान और खामोशी में डूबा हुआ था। जहां तक ड्यूक की नजर जाती, उसे मुश्किल से ही कोई वुड एल्फ दिखता जिसके चेहरे पर खुशी हो। ज्यादातर वुड एल्फ्स के चेहरों पर एक कांस्टेंट ग्लूम था। उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉशियस थी। चलते वक्त भी वो इधर उधर देखते रहते थे, जैसे हमेशा किसी चीज से डरते हों। ऐसा लगता था जैसे वो हर पल तैयार रहते हों, कुछ भी अचानक हो सकता है। उनके बिहेवियर से ही ड्यूक समझ गया कि उनकी डेली लाइफ किस तरह की होगी। कुछ वुड एल्फ्स फायरफ्लाई सिटी के अंदर ही रहते थे, जबकि कुछ आसपास के ट्राइब्स में बसते थे, जैसे ओल्ड रिक, जो एक नियर बाय ट्राइब का एल्डर था। ओल्ड रिक अब कम ही सिटी आता था, लेकिन उसकी क्लैन के मेंबर्स अभी भी रेगुलर फायरफ्लाई सिटी आते थे, डेली नेसेसिटीज और सप्लाईज के लिए। वुड एल्फ प्लेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल था एक कॉन्कर्ड वर्ल्ड का। ऊपर से देखने पर लगता था जैसे सब कुछ पहले जैसा ही है, सिटीज, लोग, रूटीन, लेकिन असल में सब कुछ कंप्लीटली बदल चुका था। यहाँ वुड एल्फ्स के बीच भी स्टेटस डिफरेंसेस थे, लेकिन एक चीज सबके लिए कॉमन थी, वो सब स्लेव्स थे।
चलते चलते ड्यूक ने कुछ वुड एल्व्स को नोटिस किया जिनके कपड़े टैटर्ड नहीं थे, वो साफ सुथरे थे, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। ऐसे वुड एल्व्स के पीछे यूजुअली किसी विजिट का सपोर्ट होता था। जो वुड एल्व्स डायरेक्टली विजिट्स के लिए काम करते थे उन्हें थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिलता था। वुड एल्व्स नेचुरली कपड़े पहनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन शहर में रहने वाले फिर भी कुछ न कुछ पहनते थे। ये कपड़े ना फैशन के लिए थे न ठंड से बचने के लिए, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। चाहे ज्यादा अट्रैक्टिव वुड एल्व्स को पहले ही हटा दिया गया हो, फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि कोई विजिट सड़क पर किसी वुड एल्व को देखकर उसे साथ ले जाता। उसके बाद उनका क्या होता ये हर बार सेम नहीं होता था। कुछ लोगों का फेट बुरा होता, कुछ का कंपैरेटिवली बेटर। कुछ को किसी विजिट के साथ सर्वेंट बनकर रहना पड़ता, जहां उन्हें काम तो करना होता था लेकिन कम से कम भूख और ओवरवर्क की टेंशन नहीं होती थी। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही रेयर थे। ज्यादातर विजिट्स ऐसे इंटरेस्ट्स को बस टेम्परेरी मानते थे। जब ड्यूक शहर की सड़कों से गुजरा, आसपास के वुड एल्व्स ने उसे देखकर खुद ही रास्ता बदल लिया। कोई सामने नहीं आना चाहता था, कोई पास नहीं रहना चाहता था। दूर से देखकर ही काफी लोग साइड में हो जाते थे। फायरफ्लाई सिटी के लिए एक विजिट का आना कभी भी एक गुड साइन नहीं होता था। वुड एल्व्स अक्सर लंबा रास्ता चूज करते थे, बस इसलिए कि उनका सामना ड्यूक से ना हो। विजिट रोब में ड्यूक फायरफ्लाई सिटी के अंदर बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता था। ये शहर वुड एल्व्स का था, लेकिन विजिट का दिखना ही काफी था लोगों को दूर रहने पर मजबूर करने के लिए। ड्यूक उन पर पड़ने वाली फियरफुल, रिस्पेक्टफुल या फिर होपफुल नजरों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो सीधा चल पड़ता है फायरफ्लाई सिटी के सेंटर में स्थित सिटी लॉर्ड्स मैंशन की तरफ। ये जगह अब सिटी लॉर्ड का घर नहीं रही थी, अब ये ब्लैक सेल का ऑफिशियल ऑफिस बन चुकी थी। अंदर का सीन काफी बिजी था। हर जगह विजिट्स काम में लगे हुए थे। टेबल्स पर पार्चमेंट्स के स्टैक्स पड़े थे और क्विल पेन्स वो हवा में फ्लोट करते हुए खुद ब खुद लिख रहे थे। यहाँ काफी सारे विजिट अप्रेंटिसेस भी थे जो छोटे मोटे काम संभाल रहे थे। ज्यादातर काम कार्गो ऑर्डर्स क्लियर करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और रिकॉर्ड्स अपडेट करना होता था। ड्यूक एक डेजिग्नेटेड काउंटर पर पहुंचता है। वहां वो डेके के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है और साथ ही स्पेस रिंग भी हैंडओवर कर देता है। काउंटर के पीछे एक फ्रिकल्स वाली लड़की बैठी थी। वो एक फर्स्ट क्लास विजिट अप्रेंटिस थी। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल स्मूथ और प्रोफेशनल था। वो हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करती, फिर फेमिलियर जगहों पर क्विल पेन से लिखती और एंड में उन पर स्टैंप लगा देती। पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्लोइंग वाटर जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक स्टैम्प्ड पार्चमेंट ड्यूक की तरफ बढ़ाकर कहती है, हियर यू गो, कैलेनन मैनर का क्वार्टरली इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कैलेनन मैनर वो जगह थी जिसका चार्ज ड्यूक के पास था। स्पेस रिंग भी उसे वापस मिल जाती है। रिंग के अंदर का सारा मटेरियल ऑलरेडी हैंडओवर हो चुका था, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया। ये स्पेस रिंग बाद में ओल्ड रिक को रिटर्न कर दी जाएगी। वुड एल्व्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद का स्पेस रिंग खरीद सकें, और कैलेनन मैनर का विजिट चाहे वो कितना भी ग्रीडी हो, इस रिंग को रखने की हिम्मत नहीं करता। अगर ऐसा किया तो फ्यूचर में वुड एल्व्स के लिए मैजिक पोशन मटेरियल्स का कलेक्शन और डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ड्यूक डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख लेता है। ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ थे जो उसे वापस जाकर डेके को सबमिट करने थे। इसके साथ ही उसका ये टास्क ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। अगला मिशन अब लगभग 3 महीने बाद मिलेगा। ड्यूक फायरफ्लाई सिटी में ज्यादा देर नहीं रुकता। यहाँ विजिट्स के लिए काफी एंटरटेनमेंट और सर्विसेज थीं, लेकिन इस वक्त उसका मन किसी चीज में नहीं था। वो सीधा वापस लौट जाता है। कैलेनन मैनर में ड्यूक डेके के लाए हुए डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी जल्दी वापस? थोड़ा और रुक जाते, फायरफ्लाई सिटी में काफी अच्छी जगहें हैं, यू नो। ड्यूक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने सुना है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी मैजिक पोशन स्टडीज पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। डेके हंसी में कहता है, समझ गया, तुम वैसे भी लेबोरेटरी में घुसे रहना पसंद करते हो, लेकिन याद रखना, हमेशा टेंस रहना भी सही नहीं होता। कभी कभी रिलैक्स करना जरूरी है। कभी मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। डेके को पता था कि ड्यूक अपना ज्यादातर टाइम जाइंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के मैजिक पोशन फैक्ट्री में ही गुजारता है। उसके लिए ड्यूक एक टिपिकल रिसर्च लविंग विजर्ड था, और डेके को ऐसे लोग पसंद थे, सिंपल, सीधे, इजी टू मैनेज और जो अननेसेसरी ट्रबल न क्रिएट करें। ऐसे सबॉर्डिनेट्स के साथ उसके प्लान स्मूथली चल सकते थे। रात के वक्त ड्यूक अपनी वुडन कॉटेज के अंदर मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपनी उंगली से एक सफेद रोशनी का बीम शूट करता है। बीम सीधा सामने रखे एक्सपेरिमेंटल डमी को हिट करता है और उसमें एक होल छोड़ देता है। उसी वक्त स्किल ट्री पर एक अपडेट फ्लैश होता है। रे ऑफ लाइट लेवल अप नहीं हुआ था, लेकिन चैप्टर 225 अर्थ ब्लेसिंग स्पिरिट प्लस 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +1 अर्थ स्प्रिंग लेवल 9 ट्रेट अनलॉक्ड अर्थ ब्लेसिंग। जब तक यूजर का कांटेक्ट जमीन से बना रहता है, मैजिक पावर बहुत तेजी से रिकवर होती है। जब ड्यूक मैजिक पोशंस रिफाइन करता था, वो लगातार अर्थ स्प्रिंग स्पेल का यूज करता रहता था ताकि धीरे धीरे अपनी मैजिक पावर रिकवर कर सके। टाइम के साथ ये स्पेल यूज होते होते अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। जैसे ही नया ट्रेट अनलॉक हुआ, ड्यूक को तुरंत महसूस हुआ कि मैजिक पावर की रिकवरी स्पीड अब पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अब सिचुएशन ये थी, अगर ड्यूक बेकार में बहुत ज्यादा मैजिक पावर वेस्ट ना करे तो उसकी मैजिक पावर लगभग कभी खत्म ही नहीं होती। मैजिक रिकवरी पोशंस का यूज अब ऑलमोस्ट अननेसेसरी हो गया था। अर्थ ब्लेसिंग का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि नॉर्मल इंटेंसिटी के बैटल्स के लिए ये बिल्कुल काफी था। जब तक ड्यूक एक ही बार में बहुत ज्यादा मैजिक पावर कंज्यूम ना करे, वो लगातार फाइट करता रह सकता था बिना किसी टेंशन के। इस ट्रेट के साथ ड्यूक अपनी मैजिक प्रोफिशिएंसी काफी ज्यादा फास्ट इंप्रूव कर सकता था। अगला पूरा 1 महीना ड्यूक का रूटीन बिल्कुल पैक्ड रहा। दिन में वो मैजिक पोशन फैक्ट्री में पोशंस रिफाइन करता और रात में अलग अलग स्पेल्स की प्रैक्टिस करता। पहले उसे हर दिन लगभग 6 घंटे मेडिटेशन करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये जरूरत भी कम हो चुकी थी।
कभी कभी तो उसे सोने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा घंटे निकालने पड़ते थे। ड्यूक अब मेडिटेशन को स्लीप के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज नहीं करता था। वो बस सोने से पहले व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट पोशन पी लेता और फिर नींद के दौरान ही नेचुरली मेडिटेशन चलती रहती। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल अप स्पिरिट प्लस 0.1, डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 9 1/5000। ऑटोमेटिक मेडिटेशन ट्रेट मिलने के बाद ये मेडिटेशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रही थी और हाल ही में ये फिर से लेवल अप हो चुकी थी। इसी पीरियड के दौरान ड्यूक ने 2 नए लेवल 1 पोशंस भी मास्टर कर लिए। 1 ऑर्किड फ्लावर पोशन, 2 सन रेजिलियंस पोशन। ऑर्किड फ्लावर पोशन मैजिक पावर रिस्टोर करने वाली पोशन थी। ये बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, ऑलमोस्ट एक फुली एनहांस्ड वर्जन। ड्यूक ने इस पोशन को ऑलरेडी मैक्स लेवल तक पहुंचा दिया था। इस वक्त वो फोकस कर रहा था सन रेजिलियंस पोशन पर। यह पोशन बॉडी और स्पिरिट दोनों की इंजरीज को काफ़ी तेज़ी से हील करती थी। इस पोशन की मैजिक बहुत पावरफुल होने के बावजूद बहुत जेंटल होती थी। इसे पीने पर ऐसा लगता था जैसे कोई गर्म धूप में खड़ा हो, पेन को काफ़ी हद तक कम कर देती थी। लेकिन ये पोशन रिफाइन करना बिल्कुल ईजी नहीं था। इसका रिफाइनिंग प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और ये लेवल 1 पोशंस में सबसे ज़्यादा एफर्ट मांगने वालों में से एक थी। डिफिकल्टी के मामले में ये ब्लड ऑफ वॉर से थोड़ी सिंपल थी, लेकिन फिर भी एक हैवी वर्क पोशन मानी जाती थी। ड्यूक ने इस पर रिसेंटली काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था और उसका अंदाजा था कि इसे मैक्स लेवल तक पहुंचाने में अभी और वक्त लगेगा। लेकिन ड्यूक को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके लिए पोशन रिफाइनिंग सिर्फ फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स के लिए नहीं थी। जैसे जैसे पोशन का लेवल बढ़ता, उसके साथ जो नॉलेज गेन होता था वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ थी। ड्यूक ने ऑब्जर्व किया कि सन रेजिलियंस जैसे कॉम्प्लेक्स पोशन से जो नॉलेज मिलता है, उसकी डेप्थ और ब्रेथ सिंपल पोशन से काफ़ी ज़्यादा होती है और वही नॉलेज उसकी फ्यूचर ग्रोथ की सबसे बड़ी फाउंडेशन बन रही थी। शुरू में ये सब चीज़ें शायद शॉर्ट टर्म में ज़्यादा यूजफुल ना लगे, लेकिन जब ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती हैं तो ये एक इमेजरेबल ट्रेजर बन जाती हैं। इसी पीरियड के दौरान ड्यूक ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया। उसने कोऑर्डिनेट इयररिंग्स की एनर्जी का यूज़ करके वुड एल्फ प्लेन के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड कर लिए। पहले ड्यूक इस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉशियस था। उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करने से नाइटमेयर प्लेन का ध्यान अट्रैक्ट न हो जाए। विजर्ड प्लेन में होते हुए ड्यूक ने कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तो पूरा विजर्ड प्लेन डेंजर में आ सकता था। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। अब ड्यूक वुड एल्फ प्लेन में था। अगर यहाँ कुछ भी अनयूजुअल होता तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विजर्ड प्लेन पर नहीं पड़ता। दोनों प्लेन्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और छोटे टेलीपोर्टेशन एरेज एक साथ ज़्यादा लोगों को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो टेलीपोर्टेशन एरे को तुरंत बंद करके विजर्ड प्लेन को सेफ रखा जा सकता था। इसलिए ड्यूक ने डिसीजन लिया। एक थॉट के साथ उसने कोऑर्डिनेट इयररिंग्स की स्टोर्ड एनर्जी एक्टिवेट की। इयररिंग्स हल्की सी ग्लो हुई और उसके अंदर एक नया प्लेन कोऑर्डिनेट ऐड हो गया। अब इयररिंग्स के अंदर 2 कोऑर्डिनेट स्टोर थे, नाइटमेयर प्लेन और वुड एल्फ प्लेन, और अभी भी और भी कोऑर्डिनेट स्टोर करने की जगह बाकी थी। फ्यूचर में चाहे ड्यूक विजर्ड प्लेन में हो या किसी और प्लेन में, वो सिर्फ इयररिंग्स एक्टिवेट करके सीधा वुड एल्फ प्लेन आ सकता था। सबसे बड़ी बात, अब ड्यूक इयररिंग्स के कंट्रोल में था। अब वो डिसाइड करता था कब आना है, कब जाना है, ना कि पहले की तरह इयररिंग्स उसे कहीं ले जाती थीं। 2 months लेटर, 2 महीने बीत गए। इस क्वार्टर के सारे टास्क प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुके थे। ओल्ड रिक के वुड एल्व्स ने मैजिक पोशन मटेरियल्स हमेशा टाइम पर और पूरी क्वांटिटी में सबमिट की। और हाँ, एक छोटा सा जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन हर बार की तरह साथ में था। दिके मुस्कुराकर बोला, ड्यूक, थोड़ा फायरफ्लाई सिटी चलते हैं। हर वक्त लैब में बंद रहना ठीक नहीं। विजर्ड्स लंबी जिंदगी जीते हैं, कोई जल्दी नहीं होती। मैंने काफ़ी विजर्ड्स देखे हैं जो हमेशा अकेले काम करते रहते हैं और बाद में उनकी मेंटल स्टेट उनके एडवांसमेंट को अफेक्ट कर देती है। देखिए, एक लेवल 2 विजर्ड था, ब्लैक सेल का, और 3rd लीजन का भी हिस्सा था, इसलिए ड्यूक ने मना नहीं किया। फायरफ्लाई सिटी गाला। फायरफ्लाई सिटी के अंदर एक बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग थी, उसका नाम था गाला। वुड एल्फ लैंग्वेज में इसका मतलब है अ प्लेस विदाउट वरीज या फिर अ प्लेस दैट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अंदर का सीन बिल्कुल पैलेस जैसा था। बहुत बड़ा एरिया और अलग अलग रिक्रिएशनल सेक्शंस, फाइन फूड, सॉफ्ट म्यूजिक, टैवर्न्स, गेम्स और लाउंजेस। यहाँ का सर्विस स्टाफ सब वुड एल्व्स थे, जो काफ़ी वेल ट्रेन्ड और ग्रेसफुल थे। कुछ वुड एल्व्स जैसे याला पार्शियन रॉयल ब्लडलाइन से भी थे। ड्यूक और उसके साथी एक बड़े हॉल में बैठे थे। हॉल स्पेशियस था, लेकिन सिर्फ कुछ ही टेबल्स लगाई गई थी ताकि प्राइवेसी बनी रहे। हॉल के एंड पर एक स्टेज था जहां कुछ वुड एल्व्स म्यूजिक के साथ एलिगेंट डांस परफॉर्म कर रहे थे। टेबल पर वैरायटी की डिशेज और वाइन रखी थी और कुछ अटेंडेंट्स साइलेंटली सर्विस कर रहे थे। दिके का बिहेवियर देखकर यह साफ था कि वो यहाँ का रेगुलर गेस्ट था। समवेयर एल्स इन फायरफ्लाई सिटी। इसी वक्त फायरफ्लाई सिटी की एक शांत और सिक्लूडेड स्ट्रीट पर एक बुजुर्ग वुड एल्फ सड़क के किनारे बैठी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वो बिल्कुल मोशनलेस थी, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वुड एल्व्स में इतनी ज्यादा उम्र का होना रेयर होता है, और जब कोई वुड एल्फ इस स्टेज तक पहुंचता है तो इसका मतलब होता है कि उसका अंत करीब है। उसका नाम था वर्मार। वो खाली आंखों से सड़क को देखती रही, जैसे दुनिया से उसका कोई कनेक्शन न बचा हो। किसी को पता नहीं था कि कभी यही औरत वुड एल्व्स के बीच एक एल्फ प्रीस्टेस हुआ करती थी, एक रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड पोजीशन। पर वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था। चैप्टर 226 सिटी अनाहिलेशन, यूट्यूब सेफ इंग्लिश वर्जन। वर्मार अब 600 साल से भी ज्यादा उम्र की हो चुकी थी। कभी वो एक बहुत ही सुंदर और गिफ्टेड वुड एल्फ मेडन हुआ करती थी, टैलेंट से भरी हुई और अपने लोगों के बीच रिस्पेक्टेड।
अगर विजर्ड्स का अचानक आना इस प्लेन पर ना होता तो आज वर्मार बिल्कुल अलग होती। उसकी पावर का लेवल काफ़ी ऊपर होता, उसका शरीर इतना कमज़ोर और बूढ़ा ना होता, और शायद वो अपनी रेस के लिए और भी ऊंची पोजीशन तक पहुंच चुकी होती। लेकिन विजर्ड्स के आने के साथ सब कुछ बदल गया। वुड एल्फ प्लेन कॉन्कर हो गया और वर्मार भी बाकी सबकी तरह स्लेव मार्क के साथ एक बंधी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। समय के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। अब वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि विजर्ड्स की नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। इसीलिए जब वो फायरफ्लाई सिटी के रोड साइड पर बैठी रहती थी तो कोई उसे पूछता तक नहीं था। वो बस वहीं बैठी रहती, जैसे कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल का इंतजार कर रहा हो। ऐसा लगता था जैसे सुबह होने पर उसे बस शहर की सफाई के साथ भुला दिया जाएगा। यही उसका लिखा हुआ अंत था। लेकिन वर्मार ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मरने से पहले वो अपनी रेस के लिए कुछ करना चाहती थी। वो अब भी अपनी पहचान नहीं भूली थी, एक एल्फ प्रीस्टेस। एल्फ प्रीस्टेस हमेशा से वुड एल्फ रेस की गाइड होती आई थी, जो अपने लोगों को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाती थी। स्लेव मार्क की वजह से वुड एल्फ्स के दिल में रिबेलियन का ख्याल भी नहीं आ सकता था। सिर्फ एक्शन ही नहीं, सोच तक रोक दी गई थी। लेकिन कुछ साल पहले एक प्रेयर के दौरान वर्मार का कनेक्शन एक अन्य प्लेन के डिवाइन बीइंग से हो गया। वो डिवाइन एंटिटी वर्मार में काफ़ी इंटरेस्टेड था, वुड एल्फ्स की नेचर और विजर्ड्स के बिहेवियर को लेकर। काफ़ी समय और एफर्ट के बाद उस डिवाइन पावर ने वर्मार को स्लेव मार्क के कंट्रोल से आज़ाद कर दिया। अब पूरे वुड एल्फ प्लेन पर शायद वर्मार ही एक ऐसी वुड एल्फ थी जो स्लेव मार्क के इन्फ्लुएंस से बाहर थी। वर्मार ने इसे एक डिवाइन कृपा माना और उस पावर की फॉलोअर बन गई। ये डिवोशन सच में दिल से था या सिर्फ एक नई तरह का बंधन, ये कहना मुश्किल था। पर एक बात क्लियर थी, अब वर्मार उस डिवाइन पावर के प्लान का हिस्सा थी। उसका मानना था कि अगर उस पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी वुड एल्फ प्लेन पर प्रकट हो जाए तो विजर्ड्स का दबाव खुद ब खुद खत्म हो सकता है। इसके लिए वर्मार एक बहुत बड़ा रिचुअल पूरा करना चाहती थी। इस रिचुअल के लिए उसे सब कुछ दांव पर लगाना था। उसके लिए ये सिर्फ एक सैक्रिफाइस नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी वुड एल्फ रेस के फ्यूचर के लिए। उसका विश्वास था कि अगर स्लेव मार्क ना होता तो उसके लोग खुद इस रास्ते को चुनते। इस रिचुअल की तैयारी वर्मार काफ़ी टाइम से कर रही थी और आज ये आखिरी पल था। उसका शरीर बाहर से कमज़ोर और बूढ़ा लगता था, लेकिन उसके अंदर कई मिस्टीरियस रून्स तैयारी के साथ मौजूद थे। ये सब डिवाइन गाइडेंस के साथ धीरे धीरे कंप्लीट किया गया था। अब वर्मार के पास खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। वो बस वहीं बैठी रही। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और वुड एल्फ प्लेन के आसमान को एक आखिरी बार देखा। ये उसकी जन्मभूमि थी और आसमान अब भी उतना ही खूबसूरत था जितना कभी हुआ करता था। हाउ नाइस! जैसे ही ये भारी और खुरदरी आवाज़ गूंजी, वर्मार के पूरे शरीर पर मिस्टीरियस रून्स उभर आए। ये रून्स हल्की सी रोशनी के साथ चमकने लगे और आसपास के एनर्जी पार्टिकल्स जैसे किसी अनसीन सिग्नल पर उसकी तरफ खींचने लगे। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, एनवायरनमेंट के नेचुरल लॉज तक इस प्रोसेस में शामिल होने लगे। धीरे धीरे वर्मार के आसपास एक पावरफुल एनर्जी डिस्टर्बेंस बनने लगा, जैसे हवा और स्पेस दोनों ही अपनी जगह भूल रहे हों। अगले ही पल वर्मार गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक छोटा सा काला बिंदु रह गया। लेकिन वो बिंदु रुका नहीं, वो तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही लम्हों में एक बहुत बड़ा ब्लैक स्फीयर बन गया, लगभग 10 मीटर तक फैला हुआ। ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम समय में हो गया। हिज विजर्ड्स फील द डेंजर। शहर के अंदर मौजूद विजर्ड्स इस अबनॉर्मल चेंज को तुरंत महसूस कर गए। एक लेवल 3 विजर्ड सबसे पहले उस जगह की तरफ लपका। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। वुड एल्फ प्लेन जैसे लो लेवल वर्ल्ड में इतनी इंटेंस रूल फ्लक्चुएशन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऐसी चीज़ें सिर्फ बहुत हाई लेवल एंटिटीज़ के आसपास होती हैं। जैसे ही उस विजर्ड की नज़र उस ब्लैक स्फीयर पर पड़ी, उसके दिल में एक गहरा खौफ उतर आया। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक इंस्टिंक्टिव वार्निंग थी। बिना सोचे समझे वो तुरंत पलटा और वहां से निकलने की कोशिश की। उसने स्पेस पावर एक्टिवेट करनी चाहिए, लेकिन स्पेस खुद जम चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार हर डायरेक्शन बंद कर रही हो। ना आगे न पीछे, कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। चेन रिएक्शन बिगिन्स। 2 सेकंड के अंदर फायरफ्लाई सिटी के बाकी विजर्ड्स ने भी कुछ गलत होने का एहसास कर लिया। उन्हें पूरा पिक्चर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी इंस्टिंक्ट्स चीख रही थी, डेंजर। इसी पल ड्यूक को भी एक भारी सा प्रेशर महसूस हुआ। 1 सेकंड का भी डिले किए बिना उसने अपनी मैजिक एक्टिवेट की और पीली रेत के कण अपने चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। डीके और बाकी विजर्ड्स के चेहरे भी सफ़ेद पड़ चुके थे। एक साथ उन्होंने अपनी मैजिक कंबाइन की और उनके आसपास मल्टी लेयर्ड एनर्जी बैरियर खड़ा हो गया। साइलेंट डिस्ट्रक्शन। तब दूर कहीं वो ब्लैक स्फीयर एक्सपैंड हुआ। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई आग नहीं थी, सिर्फ एक इनविजिबल वेव। ये वेव जहां से गुजरी वहां सब कुछ एक पल में डिसॉल्व होने लगा। बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स और शहर का एनवायरनमेंट सब धीरे धीरे जैसे इरेज होता चला गया। जमीन तक इस इफेक्ट से बच नहीं पाई। कुछ ही सेकंड्स में फायरफ्लाई सिटी एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। उसकी जगह रह गया एक बहुत बड़ा क्रेटर 100 मीटर गहरा। कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ खामोशी। अ स्प्लिट सेकंड अर्लियर, जब एनर्जी वेव आई, डीके और बाकी विजर्ड्स के बनाए हुए डिफेंसिव लेयर्स एक एक करके टूटने लगे। वो बैरियर सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक ही टिक पाए। डीके का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उसने दांत भींचकर सबसे स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के थ्रू कहा, मैं एक स्पेशल रिफ्ट खोलूंगा, उसमें कूदना, यही एक चांस है।
जिंदा रहना या नहीं वो किस्मत पर होगा। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा काला क्रीचर निकाला, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स का। वो तुरंत हवा में छोड़ते ही स्पेस को काटने लगा और एक अनस्टेबल रिफ्ट उनके सामने खुल गया। चैप्टर 227 स्पेशियल रिफ्ट। स्पेस रिफ्ट के उस पार क्या था ये किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि डेके भी श्योर नहीं था कि रिफ्ट किस जगह खुलकर ले जाएगा। ये रिफ्ट एंडलेस प्लेन के किसी भी कोने में खुल सकता था। हो सकता था किसी अननोन प्लेन में ले जाए, किसी खाली वॉइड स्पेस में फेंक दे, या फिर एक अनस्टेबल स्पेशल स्ट्रीम में जहां सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग विजर्ड्स सिर्फ लेवल 2 थे। सिर्फ डेमीगॉड लेवल या उससे ऊपर के बींग्स ही स्पेशल स्ट्रीम जैसी जगह में थोड़ी देर तक टिक सकते हैं। और सिर्फ लेवल 4 लाइफ बनने के बाद ही कोई एंडलेस प्लेन में फ्रीली मूव कर सकता है और वॉइड में सर्वाइव कर पाता है। इसलिए इस रिफ्ट में कूदना एक प्योर गैम्बल था। लक के अलावा किसी के पास और कोई सहारा नहीं था। अ डोर दैट चेंजेस एवरी सेकंड। स्पेस रिफ्ट हर पल बदल रहा था। इस सेकंड अगर वो विजिट प्लेन की तरफ खुलता तो अगले ही सेकंड किसी कंप्लीटली अननोन जगह पर। इसका मतलब ये था कि हर विजिट के लिए रिजल्ट अलग हो सकता था। शायद कोई सर्वाइव कर जाए, शायद कोई कहीं और पहुंच जाए, और शायद कोई भी वापस ना आए। उन सबको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही थी, फिर भी उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उनके आसपास का टेम्पररी एनर्जी शील्ड तेजी से वीक हो रहा था। अगर वो अभी नहीं निकलते तो डेंजरस एनर्जी उन्हें तुरंत इनगल्फ कर लेती। चाहे किसी के पास सब्स्टिट्यूट आइटम भी होता तब भी कोई फायदा नहीं होता। एनर्जी डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि एक बार बचना काफी नहीं होता। बार बार सर्वाइव करना इन लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। द फर्स्ट लीप। डेके ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। जैसे ही रिफ्ट स्टेबल हुआ वो सबसे पहले दौड़कर उसमें घुस गया। अगला पल वो गायब था। ना किसी को पता चला वो कहाँ गया, ना ये कि वो जिंदा भी है या नहीं। बाकी विजिट्स के लिए टाइम और कम होता जा रहा था। ड्यूक्स डिसीजन। ड्यूक ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। यहाँ टोटल 12 विजिट्स थे, लेकिन रिफ्ट का साइज लिमिटेड था। एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था। अगर हर विजिट सिर्फ 0.1 सेकंड भी लेता तब भी सबके लिए टाइम काफी नहीं होता। ड्यूक जानता था कि वो एनर्जी स्टॉर्म को सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए उसने भी लक पर भरोसा करने का डिसीजन लिया। उसने अपनी मैजिक एक्टिवेट की और पीली रेत उसके पूरे शरीर को रैप करने लगी। कुछ ही पल में वो एक सैंड स्फीयर बन चुका था और बिना रुके वो रिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अ कैलकुलेटेड रिस्क। ड्यूक का लॉजिक सिंपल था। अगर वो डायरेक्टली स्पेशल स्ट्रीम में नहीं गिरा तो उसके पास सर्वाइव करने का चांस था। वॉइड में थोड़ी देर तक भटकना भी बेटर था बनिस्बत वहीं रुक जाने के। सबसे बड़ी बात, ड्यूक के पास कोऑर्डिनेट इयररिंग्स थे। अगर वो काफी एनर्जी गैदर कर लेता तो वो डायरेक्ट वुड एल्फ प्लेन वापस आ सकता था। इसी पल उसे रियलाइज हुआ कि वुड एल्फ प्लेन के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करना कितना सही डिसीजन था। अगर वो नहीं करता तो उसे पता ही नहीं होता वापस का रास्ता कहाँ है। डेकी की तरह चाहे ड्यूक सर्वाइव भी कर जाता, विजिट प्लेन वापस जाना लगभग इम्पॉसिबल होता। विजिट प्लेन के कोऑर्डिनेट्स बहुत ही सीक्रेट होते हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होते हैं। एंडलेस प्लेन जैसी जगह में भटककर डेकी का वापस लौटना बहुत मुश्किल था। शायद उसे अपनी बाकी जिंदगी किसी और प्लेन में ही गुजारना पड़ता। ड्यूक ने अपने मन में एक बात क्लियर कर ली थी, जब तक उसकी पावर स्टेडिली ग्रो नहीं करती और उसकी लाइफ स्पैन काफी लंबी नहीं होती तब तक विजिट प्लेन वापस जाने का सोचना भी बेकार था। रिफ्ट के अंदर जाते ही वो बाकी सब लोगों को इग्नोर कर चुका था। अगला ही पल वो खुद को एक बिल्कुल ही अजीब जगह पर पाता है। यहाँ न स्टार्स थे, न स्काई, न कोई पहचान वाली स्पेस। इस जगह के इर्द गिर्द बिजार और अनजाने कलर्स थे, ऐसे रंग जो ड्यूक शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ उसकी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू सेंस हो रहा था। जैसे ही वो अपीयर हुआ उसने बिना वक्त गंवाए अपनी मैजिक एक्टिवेट की। लेयर्स पर लेयर्स पीली रेत उसके शरीर के अराउंड जमने लगी और कुछ ही पल में वो एक जाइंट सैंडस्फीयर बन चुका था। दूर से देखने पर यह स्ट्रक्चर किसी मैसिव हाइव जैसा लग रहा था। अ हॉस्टाइल स्पेस। ड्यूक की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस स्पेस में कोई अननोन फोर्स कंटिन्यूसली उसके सैंड आर्मर को वीकन कर रही थी। प्रोटेक्टिव सैंड धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे कोई चीज उसे चुपचाप खा रही हो। ड्यूक जानता था उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, पर प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। ना ऊपर, ना नीचे, ना लेफ्ट, ना राइट। स्पिरिचुअल पावर से जहां भी प्रोब करता हर जगह वही अजीब कलर्स और वही खाली स्पेस। द मिस्टीरियस कॉल। तभी उसके सामने स्पेस में एक वॉर्टेक्स उभराया। उस वॉर्टेक्स के साथ ही एक आवाज भी आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक अनसीन फोर्स ड्यूक को धीरे धीरे उस वॉर्टेक्स की तरफ गाइड कर रही थी। अपनी स्पिरिचुअल पावर से ड्यूक ने उस आवाज का मतलब समझा। हे ग्रेट गॉड ऑफ लाइट, प्लीज ब्लेस अस विद द होली चाइल्ड ऑफ लाइट। आवाज से लग रहा था कि ये किसी फीमेल एंटिटी की प्रेयर थी। ड्यूक के पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो इस अजीब स्पेस में और ज्यादा टाइम नहीं रह सकता था, इसलिए वो वॉर्टेक्स की तरफ बेबस होकर फ्लोट करने लगा। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके अराउंड की येलो सैंड अब रैपिडली कम हो रही थी। ड्यूक ने तुरंत येलो सैंड क्रिस्टल से और सैंड ड्रॉ करनी शुरू की, पर प्रॉब्लम ये थी मेटालिक येलो सैंड से इनहैंस सैंड सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा 100 टन्स थी। नॉर्मल सैंड यहाँ बिल्कुल काम की नहीं थी। अगर सैंड गार्डियन की एनर्जी अब्जॉर्बिंग एबिलिटी नहीं होती तो ड्यूक कब का फेल हो चुका होता। सैंड गार्डियन आसपास की एनर्जी अब्जॉर्ब करके सैंड की डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा था। इसी वजह से ड्यूक इतनी देर तक टिक पाया। फिर भी सैंड धीरे धीरे कंज्यूम होती जा रही थी। ये सिर्फ थोड़ा सा वक्त और खरीद पा रही थी। द ओनली चांस।
ड्यूक ने पूरी ताकत लगाकर वॉटेक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर चाहे वो जितना भी स्ट्रगल करे उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। अब उसके पास सिर्फ 30 टन येलो सैंड बची थी। इसी पल वॉटेक्स के उस पार से आने वाली प्रेयर अपने एंड के करीब पहुंच रही थी। ड्यूक समझ गया, जैसे ही प्रेयर खत्म होगी वॉटेक्स गायब हो जाएगा और उसे दूसरा चांस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यही उसका लास्ट शॉट था। क्रॉसिंग ओवर। अगले ही पल ड्यूक ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर वॉटेक्स में डाइव कर दिया, बिल्कुल उस वक्त जब वॉटेक्स बंद होने वाला था। अ न्यू वर्ल्ड। वॉटेक्स की दूसरी तरफ ड्यूक के सामने एक मैसिव प्लैनेट था और वो तेजी से उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। प्लैनेट की ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया था। ड्यूक ने तुरंत मेटालिक येलो सैंड को अपने अराउंड रीशेप किया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, इंटेंस फ्रिक्शन के कारण सैंड गर्म होने लगी। येलो सैंड रेड हॉट ग्लो करने लगी। दूर से देखने पर वो एक जलता हुआ गोला लग रहा था, जैसे एक ब्लेजिंग मीटियोर आसमान को चीरकर नीचे गिर रहा हो। और इसी के साथ ड्यूक का एक नया सफर शुरू हुआ था। ड्यूक ने स्काई में तेजी से स्ट्रीक लगाई जैसे कोई कॉमेट हो, और ये अननोन अदर प्लेन में एंटर कर गया। अर्थ पर जो क्रीचर्स ये देख रहे थे उनके लिए ये बस एक छोटा सा लाइट पॉइंट था जो तेज स्पीड में गुजरा, जो बिना ध्यान दिए मुश्किल से नोटिस होता। मीनवाइल एक और जगह, रॉबर्ट का सीन। रॉबर्ट अभी तक एक नया गेम ऑरेकल में हाफ मंथ से था। ये गेम वर्ल्ड वाइड रिसेंटली लॉन्च हुआ था और लोगों को एक्सेप्शनली रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा था। पहले रॉबर्ट को लगता था कि कोई गेम इतना रियल हो ही नहीं सकता, पर जैसे ही वो ऑरेकल में एंटर हुआ उसने रियलाइज किया कि रियलिज्म का लेवल सच में शॉकिंग है। पैनल्स और आइटम इन्फो के अलावा सब कुछ ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा था। इवन पेन, स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन भी रियल था। अगर यहाँ मॉन्स्टर ने अटैक किया तो वो सच्चे में फील होता, पर गेम में सेटिंग से ये पेन एडजस्ट कर सकते थे। लोएस्ट सेटिंग में छोटे से नीडल प्रिक जैसा फील होता और इजीली मैनेजेबल था। रॉबर्ट एक वेटरन गेमर और वेल्दी पे टू विन प्लेयर था। वो पहले भी कई गेम्स में टॉप टाइकून प्लेयर के नाम से फेमस था। रियलिटी में वो किसी कंग्लोमरेट का एयर लगता था, पर ज्यादातर लोग उसका एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं जानते थे। ऑरेकल में उसने अपने आप से रिजॉल्व किया, मैं इस गेम में टॉप प्लेयर्स में से एक बनूंगा। रॉबर्ट ने क्विकली रियलाइज किया कि ये गेम हार्डकोर गेम प्ले ऑफर करता है। यहाँ स्किल सिर्फ क्लिक करके नहीं यूज होते। हर स्किल, चाहे स्वॉर्ड्समैनशिप हो या मैजिक, प्रैक्टिस और लर्निंग मांगता है। ऑरेकल में कोई स्किल बार नहीं, हर चीज सेल्फ स्टडी और मास्टरी से ही पॉसिबल है। इस हाई डिफिकल्टी गेम प्ले के कारण बहुत से प्लेयर्स शुरू में फ्रस्ट्रेटेड हो गए। लोग पूरे दिन रियल लाइफ में काम करके फिर गेम में स्वॉर्ड्समैनशिप ग्राइंड नहीं करना चाहते थे। पर ऑरेकल का रियलिज्म और इमर्सिव डिजाइन इतना एक्सेप्शनल था कि ज्यादातर प्लेयर्स कंटिन्यू करते रहे। कुछ एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर्स पहले ही दिन से ही स्वॉर्ड ची रिलीज कर लेते और कुछ छोटे फायरबॉल टेक्निक्स कास्ट कर लेते। गेम का रियलिज्म ऐसा था जैसे ये पावर्स सच में उनके पास हों। ये टैलेंटेड प्लेयर्स और उनकी एबिलिटीज के कारण काउंटलेस लोग गेम के बारे में सुनते और अट्रैक्ट होते। सब चाहते कि वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सपीरियंस करें। ऑरेकल में क्लासेस या जॉब चेंज सिस्टम नहीं था। प्लेयर्स खुद डिसाइड करते, स्वॉर्ड सीख कर वॉरियर बने या मैजिक सीख कर मेज। लेकिन कोई फिक्स्ड पाथ नहीं, कोई गाइड नहीं, सब एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी पर डिपेंड करता। स्टोरी लाइन्स भी ऑटोमेटेड नहीं, हर चीज एक्सप्लोर और एनपीसी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू अनकवर होती। हाफ मंथ के बाद रॉबर्ट इंक्रीजिंगली अमेज था। ये गेम सिर्फ गेम नहीं, एक इमर्सिव ऑल्टरनेट रियलिटी था। उसने रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स का यूज करके गेम कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी किया, पर यह जल्दी ही स्टॉल हो गया क्योंकि गेम का स्कोप और सीक्रेट्स ग्लोबली कॉन्फिडेंशियल और बियॉन्ड रीच थे। रॉबर्ट रियलाइज कर गया कि ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स वर्चुअल वर्ल्ड था जहां लर्निंग और मास्टरी ही ट्रू पावर लाती है। अगर चाहो नेक्स्ट मेन चैप्टर में ड्यूक का गेम प्लेन में एंट्री और पावर्स, रॉबर्ट का फर्स्ट मेजर चैलेंज और इनकाउंटर और दोनों वर्ल्ड्स के कनेक्शन को यूट्यूब सेव सिनेमैटिक स्टाइल में लिख दूं। भाई कर दूं क्या? रॉबर्ट ने धीरे से रियलाइज किया कि ये गेम बिल्कुल सिंपल नहीं है और इसीलिए उसको और भी ज्यादा प्ले करना था। वो अपना टास्क पैनल चेक करता है। LV4 रॉबर्ट यार्विस। रॉबर्ट को थोड़ा अजीब लगा कि गेम ने उसको निकनेम सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया और उसका रियल वर्ल्ड नाम ऑटोमेटिकली शो हो रहा था। उसने कोई रियल नेम ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया था, फिर भी नाम ऑटोमेटिकली शो हो रहा था और चेंज नहीं किया जा सकता था। इतनी सारी गेमिंग एक्सपीरियंस के बाद भी रॉबर्ट ने पहले कभी ऐसी यूनिक गेम मैकेनिक्स नहीं देखी थी। ऑरेकल में लेवल अप करना नॉर्मल गेम्स जैसा नहीं है। मॉन्स्टर्स डिफीट करके लेवल अप नहीं होता। टास्क कंप्लीट करके भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते। यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है अपनी पावर बढ़ाने का, स्वॉर्ड्समैनशिप या मैजिक जैसे स्किल्स में मास्टरी हासिल करना या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज के पाथ्स एक्सप्लोर करना। रॉबर्ट अभी तक 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ्स जानता है, फाइटिंग स्पिरिट वॉरियर के लिए, मैजिक पाथ मेज के लिए। ये दोनों पाथ्स बहुत रेयर और डिफिकल्ट है और रॉबर्ट हाफ मंथ से ढूंढ रहा है। उसने ऑनलाइन गाइड्स भी चेक किए, पर ऑरेकल का यूनिकनेस फैक्टर ही अलग है। गेम में यूनिकनेस का मतलब एक मिशन कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्लेयर्स उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक विलेज में एक गर्ल को हनी चाहिए ब्रेड के लिए। नॉर्मल गेम्स में मल्टीपल प्लेयर्स टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ऑरेकल में अगर एक प्लेयर हनी देकर रिवॉर्ड ले ले, बाकी प्लेयर्स अटेम्प्ट करेंगे तो गर्ल बोलेगी मुझे और हनी नहीं चाहिए। हर चीज रियलिटी जैसी डायनामिकली प्रोग्रेस करती है। फिक्स्ड रिपीटेड पाथ्स नहीं है, हर दिन नए चैलेंजेस और सिचुएशंस आती हैं।
रॉबर्ट ने नोटिस किया कि एनपीसीज भी ऑलमोस्ट रियल ह्यूमंस जैसे बिहेव करते हैं। टिपिकल गेम्स में एनपीसीज बस रिपीट करते हैं, ऑरेकल में एनपीसीज रिएक्ट और इंटरैक्ट करते हैं जैसे रियल लोग हों। एक यूनिक पॉइंट है जो प्लेयर्स को पता चलता है, जब कोई प्लेयर रियल वर्ल्ड बात करता है एनपीसीज समझ नहीं पाते। ये एनपीसीज नेचुरली क्यूरियस लगते हैं, पर इनकी लॉजिक थोड़ी लिमिटेड है। प्लेयर्स को ये स्ट्रेंज लगता है, पर नेटिव्स यानी गेम के लोग प्लेयर्स को डिवाइन बीइंग्स जैसे लगते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी के मुताबिक ये प्लेयर्स अदर प्लेन से आए हेवनली बीइंग्स हैं और उनके पास अनडाइंग बॉडी का पावर है। अनडाइंग बॉडी का मतलब अगर प्लेयर्स की डेथ हो जाए, इवन एक्सट्रीम केसेस में उनका बॉडी वैनिश होकर रिस्पॉन पॉइंट्स पर वापस आ जाता है। ऑरेकल में रिवाइवल का सिस्टम मोनेटाइज्ड है, हर दिन एक फ्री रिवाइवल, दूसरी बार डेथ पर पेमेंट रिक्वायर्ड। लेवल जितना हाई कॉस्ट उतनी ज्यादा। रॉबर्ट को ये यूनिक लगा क्योंकि पहले पे टू विन गेम्स में प्लेयर्स पावर के लिए पे करते थे, यहाँ सिर्फ रिवाइवल का पेमेंट है। ये सिस्टम हार्डकोर और रियलिस्टिक गेम डिजाइन को एम्फसाइज करता है और प्लेयर्स को केयरफुल डिसीजन मेकिंग के लिए पुश करता है। रॉबर्ट ने धीरे से अपने सराउंडिंग्स और मैकेनिक्स समझे और रियलाइज किया ये गेम सिर्फ सर्वाइव और पावर गेन करना नहीं, स्ट्रैटेजी और एक्सप्लोरेशन भी डिमांड करता है। और इस मोमेंट से रॉबर्ट का फोकस और भी इंटेंस हो गया। हर मिशन और स्किल मास्टरी क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ मिस्टेक्स का कॉस्ट हाई है और सक्सेस का रिवॉर्ड भी एक्सेप्शनल है। चैप्टर 229 डिसेंट। रॉबर्ट अभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ्स ढूंढने के प्रोसेस में था और ऑनलाइन काफी पैसा खर्च कर रहा था रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अब तक कुछ भी काम का नहीं मिला। पहले कुछ मैसेजेस मिले थे, लेकिन ट्राई करने पर काम नहीं आए। रॉबर्ट धीरे धीरे समझ रहा था कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, यहाँ हर डिसीजन और हर स्टेप रियल कॉन्सिक्वेंसेज ला सकता है। रॉबर्ट ने लेवल 4 अचीव किया था, मेनली अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की हार्ड प्रैक्टिस से और अपने गांव के एक ओल्ड सोल्जर से कुछ ट्रिक सीखने के बाद। डेली एक्सरसाइज और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अबव एवरेज थी, जो नॉर्मल प्लेयर्स से काफी बेटर थी। बहुत सारे ऑर्डिनरी प्लेयर्स अब तक सिर्फ LV2 या LV3 तक ही पहुंचे थे और लेवल 3 के ऊपर के प्लेयर्स बहुत रेयर थे। अभी रॉबर्ट एबलीन टाउन के आउटस्कर्ट्स में चल रहा था क्लूज ढूंढने के लिए। ये एरिया डेंजरस माना जाता था क्योंकि वहाँ काफी गॉब्लिन्स एक्टिव थे। ये गॉब्लिन्स लेवल 6-7 के थे और लेजेंड्स में कुछ बॉसेस लेवल 10 से भी ऊपर के थे। रॉबर्ट ने सोचा कि शायद अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाथ्स के ट्रेसेस कहीं मिलेंगे तो वो वही डेंजरस एरियाज में होंगे, और अगर वहां मर भी गया तो उसके पास पैसा था रेजरेक्ट करने का, कोई दिक्कत नहीं। तभी स्काई में एक फायर मीटियोर दिखाई दिया। रॉबर्ट ने तुरंत नोटिस किया। मीटियोर काफी क्लोज था और ट्रैजेक्टरी से लग रहा था कि ये फॉरेस्ट के अंदर क्रैश होगा। रॉबर्ट को लगा कि ये इवेंट गेम में कुछ स्पेशल ट्रिगर कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटी जो मिस नहीं की जा सकती। वो क्लोजेस्ट पोजीशन में था और रेडी था सीज करने के लिए। रॉबर्ट ने कोशियसली फॉरेस्ट की तरफ रश किया, सराउंडिंग गॉब्लिन्स को ध्यान से अवॉइड करते हुए। उसके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट था सेफ रीच करना वहां जहां मीटियोर लैंड होगा, ताकि ट्रेजर या रेयर लूट पहले उसके पास आए। ड्यूक मीनवाइल येलो सैंड मैनिपुलेट कर रहा था। एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था। लकीली वहां वाटर एलिमेंट्स काफी अवेलेबल थे। ड्यूक कंटिन्यूअसली क्लियर वाटर कंडेंस कर रहा था कूलिंग के लिए, ग्रेजुअली सैंड का टेम्परेचर रिड्यूस करते हुए। अगर ऐसा नहीं करता तो लैंडिंग के टाइम एक्सट्रीम हीट से प्रॉब्लम हो सकती थी। एटमॉस्फेयर क्रॉस करने के बाद ड्यूक ने सैंड का कंट्रोल और प्रिसाइज किया, ग्रेजुअली स्पीड रिड्यूस कर रहा था और डिसेंट फुल्ली मैनेजेबल बन गया। एल्टीट्यूड कम होती गई और ड्यूक सेफली ग्राउंड की तरफ डिसेंड किया। इस प्रोसेस के दौरान ड्यूक ने अराउंड का ऑब्जर्वेशन भी किया। उसने याद किया पहली बार जब वो इस प्लेन में आया था, विजिबल साइड में 2 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे थे और अनसीन एरियाज में शायद और भी लैंड एग्जिस्ट करता हो। ड्यूक अब कॉशियसली ग्राउंड अप्रोच कर रहा था, रेडी फॉर व्हाटएवर चैलेंजेस ये न्यू वर्ल्ड लाएगा। ड्यूक ने महसूस किया कि इस प्लेन का एयर कॉम्पोजिशन विजर्ड प्लेन जैसा ही था, इसलिए उसे डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा था। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये प्लेन बिल्कुल ठीक लग रहा था। कुछ देर फ्लाइट के बाद ड्यूक ने महसूस किया कि कुछ अलग है और फिर समझा ये प्लेन कौन सा है और यहाँ प्लेन सप्रेशन क्यों नहीं है। उसने अभी तक विजर्ड प्लेन वापस नहीं गया था क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग था। जल्दी कंक्लूजन निकालना मुश्किल था, इसलिए ड्यूक ने अपने येलो सैंड को मैनिपुलेट करते हुए लैंडिंग कंटिन्यू की। नीचे लैंड करते हुए उसने देखा कि जमीन पर काफी बिल्डिंग्स हैं जो ह्यूमन लाइक स्टाइल में थी। ये इंडिकेट करता था कि यहाँ का मेन रेस ह्यूमन या ह्यूमनॉइड है और सिविलाइजेशन मौजूद है। ये ऑब्जर्वेशन ड्यूक के लिए थोड़ा रियश्योरिंग था। सिविलाइजेशन का मतलब था कि शायद कम्युनिकेशन पॉसिबल है। उसने इंटेंशनली फॉरेस्टेड एरिया चूज किया फॉर लैंडिंग, ताकि सिविलाइजेशन के सेंटर्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो और अननेसेसरी ट्रबल ना हो। ड्यूक चाहता था कि लैंडिंग के तुरंत बाद अटैक से बच सके, इसलिए उसने अपनी अलर्टनेस मेंटेन की। प्लेन का एग्जैक्ट लेवल और यहाँ के टॉप पावर्स का लेवल अभी अनक्लियर था। ड्यूक ने येलो सैंड मैनिपुलेट करते हुए फॉरेस्ट में लैंड किया। स्पीड काफी स्लो हो गई थी, लेकिन इम्पैक्ट फिर भी स्ट्रांग था। फॉरेस्ट के एक हिस्सा कोलैप्स हो गया और एक शैलो पिट बन गया। लैंडिंग के बाद ड्यूक ने सैंड स्प्रेड किया और अपना फिगर रिवील किया। फाइनली थोड़ा रिलैक्स कर सकता था। येलो सैंड का टेम्परेचर अभी भी हाई था, मोल्टन आयन जैसे, और सराउंडिंग एरिया पर काफी हीट फील हो रही थी। फॉलन ट्रीज और पिट देखकर ड्यूक को पता था कि डिस्टर्बेंस सिर्फ छोटे एरिया तक लिमिटेड था और ये उसके कंट्रोल का रिजल्ट था। लैंडिंग के तुरंत बाद ड्यूक ने सराउंडिंग स्काउट की, हाथ हिलाकर कुछ एक्टिवेटेड स्पिरिट बर्ड्स को सर्वे के लिए भेजा। ड्यूक ने देखा कुछ गॉब्लिन्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग हाई लेवल डीमन किंग ऑफ गॉब्लिन्स और एक ब्लॉन्ड ह्यूमन जैसा वीक इंडिविजुअल भी आ रहा था।
गॉब्लिन ग्रुप तुरंत ड्यूक की तरफ चार्ज करने लगा। ये गॉब्लिन्स लॉन्ग टाइम से यहाँ थे और इनके लिए ह्यूमंस पोटेंशियल थ्रेट या प्रे के जैसे थे, लेकिन ड्यूक को देखकर उनके लिए एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों था। ड्यूक ने हल्की स्माइल के साथ खड़े रहे। येलो सैंड ने अपने आप मूव किया, रिबन्स जैसे स्लाइसेस फॉरवर्ड गए और गॉब्लिन्स को इफेक्टिवली ब्लॉक और कंट्रोल कर दिया। सैंड के मूव्स प्रिसाइज थे, गॉब्लिन्स को कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन और कंट्रोल में रखा, बिना रियलिस्टिक गोर या किल डिटेल्स के। जो गॉब्लिन्स पहले कॉन्फिडेंट थे, अब वो फियर और हेजिटेशन फील करने लगे। कुछ गॉब्लिन्स फ्ली करने लगे और किंग ऑफ गॉब्लिन्स सबसे तेज भाग रहा था अपनी वेपन के साथ। ड्यूक ने येलो सैंड मैनिपुलेट करके फ्लीइंग गॉब्लिन्स को भी ब्लॉक और कंट्रोल किया। किंग ऑफ गॉब्लिन्स भी एकदम से स्टॉप हो गया और ड्यूक के लिए वो और ऑर्डिनरी गॉब्लिन्स में कोई फर्क नहीं था। ड्यूक के लिए ये कॉम्बैट फुल्ली कंट्रोल्ड था, विदाउट रियलिस्टिक ब्लड और गॉर, लेकिन एक्शन और स्टेक्स फुल इंटैक्ट थे। चैप्टर 230 आई बिकेम एन एनपीसी। जब ड्यूक ने गॉब्लिन्स को हैंडल कर लिया, उसने नियरबाय बुशेस की तरफ देखा और स्पिरिट के थ्रू मैसेज भेजा, कम आउट। उस प्लेन के लैंग्वेज का पता नहीं था, इसलिए डायरेक्टली बात करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन स्पिरिट कम्युनिकेशन एंडलेस प्लेन में यूनिवर्सल है, बस कुछ स्पेशल रेसेस के लिए नहीं जो स्पिरिचुअल पावर नहीं रखते। रॉबर्ट जो बुशेस में छुपा था, पूरा सीन देख रहा था और वो शॉक में था। वो गॉब्लिन्स चाहे लेवल 6 या 7 के हाई लेवल ही क्यों ना हो, ड्यूक के सामने बिल्कुल हेल्पलेस लग रहे थे। किंग ऑफ गॉब्लिन्स भी जो लेवल 10 था, ड्यूक के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। रॉबर्ट की नज़र में ड्यूक का इन्फो डिस्प्ले कुछ इस तरह था, लेवल विजिबल नहीं है। रॉबर्ट सोचा, गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ उसको तुरंत समझ आ गया, क्वेश्चन मार्क्स का मतलब था कि ड्यूक का लेवल उनके सिस्टम के लिए एक्सीड कर रहा था। सिर्फ नाम दिख रहा था, स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं। रॉबर्ट को डर लगने की बजाय एक्साइटमेंट फील हुआ। उसको रियलाइज हुआ कि उसने शायद एक एक्सट्रीमली पावरफुल और मिस्टीरियस एनपीसी देखा है जो स्काई से गिरा लग रहा था और शायद गेम के डीपर स्टोरी लाइन से लिंक्ड है। ऑरेकल प्लेन अभी मेन स्टोरी लाइन के बिना चल रहा था, बेसिकली एक सैंडबॉक्स जैसा वर्ल्ड था जहां प्लेयर्स को सब कुछ एक्सप्लोर खुद करना पड़ता है। इवन दो रॉबर्ट को पता था कि सामने वाला स्ट्रॉन्ग और डेंजरस है, उसको डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर रियल सेंस में डाई नहीं सकता। सो उसने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा और इसीलिए वहां से भागा नहीं, बल्कि नियर बाय ही रुक गया। फिर उसके दिमाग में मैसेज आया। ड्यूक में उसको डिटेक्ट कर लिया था। जो चीज़ रॉबर्ट को सबसे ज्यादा इंट्रीग कर रही थी वो ये था कि ये मैसेज उसके माइंड में डायरेक्टली कैसे आया। ये किसी भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, फिर भी उसको डायरेक्टली समझ आ गया। रॉबर्ट ने सोचा ये गेम कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि ये गेम इनसेन ही रियलिस्टिक था। उसने डिसाइड किया कि ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं होने देनी। रॉबर्ट ने थोड़ा सोचा, फिर आगे बढ़ा, एक नी पे रिस्पेक्ट के साथ झुका और बोला, ग्रीटिंग्स टू द एस्टीम्ड मिस्टीरियस पावर, आई एम रॉबर्ट, अ गिफ्टेड वन परस्यूइंग द पाथ ऑफ द फ्यूचर। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और होप करता हूँ कि मैं आपके साथ फॉलो कर सकूँ और आपकी सर्विस कर सकूँ। ऑरेकल प्लेन का यूनिक सिस्टम ये था कि कोई भी टास्क या स्टोरी लाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होता, हर प्लेयर के एक्शन से अलग एंडिंग्स निकल सकती हैं। इसीलिए रॉबर्ट ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल और केयरफुल अप्रोच चूज किया ताकि उसके वर्ड्स ऑरेकल के सिनारियो में फिट हों और ऑकवर्ड ना लगे। एक एग्जाम्पल भी था पहले के, एक प्लेयर ने एक मिस्टीरियस एनपीसी देखा और इतना इंप्रेस हुआ कि उसने कुछ एक्सट्रीम एक्शन लिया जिसकी वजह से वो सेल में ट्रैप हो गया था और उसका रिलीज पॉसिबल नहीं था। रॉबर्ट ने ये सब ध्यान में रखा और धीरे से अपना अप्रोच सेट किया, रेडी टू गेन ड्यूक्स ट्रस्ट। इस गेम में अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं था और सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्रिएट किया जा सकता था। अभी एक प्लेयर ऑनलाइन था और पेड रेस्क्यू के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन अभी तक प्लेयर्स के लेवल्स जनरली लो थे और जो गार्ड सेल में थे उनका लेवल डजन से ज्यादा था, तो कौन उनको रेस्क्यू कर सकता था? अनलेस प्लेयर्स ओवरवेलमिंग नंबर्स का टैक्टिक यूज करते, क्योंकि प्लेयर्स डाई नहीं होते, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो कोई हेल्प नहीं करेगा। अब वो प्लेयर गेम कंपनी से कंप्लेन कर रहा था और आउटकम का कोई आइडिया नहीं था। ड्यूक शांति से रॉबर्ट की बातें सुन रहा था और रॉबर्ट के स्पिरिट फ्लक्चुएशन से रफली समझ रहा था कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। व्हाट इज अ गिफ्टेड वन? ड्यूक ने थोड़ी देर सोचा और स्पिरिट के थ्रू रॉबर्ट को मैसेज भेजा। रॉबर्ट थोड़ा स्टंड हो गया। अब तक के एनपीसीज जिनके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ था, सबको गिफ्टेड वंस का आइडिया होता था, लेकिन ये मिस्टीरियस पावर जो सामने था वो क्लियरली स्काई के बियॉन्ड लग रहा था, शायद एक स्पेशल एनपीसी। गिफ्टेड वंस के बारे में ना जानना नॉर्मल था। रॉबर्ट ने सोचा और सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो एनपीसी समझ सके। अ गिफ्टेड वन इज। जब ड्यूक ने रॉबर्ट की एक्सप्लेनेशन सुनी, वो और ज्यादा क्यूरियस फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, वेट, ये गेम प्लेयर हो सकता है क्या? मतलब मैंने गेम वर्ल्ड में एंट्री ले ली है। लेकिन उसने ये गेस तुरंत डिसमिस कर दिया। ये क्लियरली एक रियल वर्ल्ड था, डेफिनेटली कोई गेम वर्ल्ड नहीं। फिर भी ये पिक्यूलियर लग रहा था। ये गेम प्लेयर्स वहां कुछ अलग तरीके से अपीयर हो रहे थे, डायरेक्टली अडल्ट फॉर्म में, चाइल्डहुड से ग्रोथ एक्सपीरियंस किए बिना। और जो चीज ड्यूक को और इंट्रीग कर रही थी वो था प्लेयर्स का अनडाइंग बॉडी। ऐसे फिनोमेना जो कॉमन सेंस के अगेंस्ट लग रहे हों, उनको समझना काफी मुश्किल था। ड्यूक ने इवन सोचा कि रॉबर्ट को डायरेक्टली अटैक करके देख ले, लेकिन फिर याद आया कि इसको टेम्परेरीली यूज करना बेटर है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। लगता है इसने मुझे मिस्टीरियस एनपीसी समझा है, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। गेम को समझने के केस में मैं इन गिफ्टेड वन से कम नहीं हूं, ड्यूक ने अपने दिमाग में सोचा। कंटिन्यू।
ड्यूक ने रॉबर्ट को स्पिरिट मैसेज भेजा और फिर सन रेजिलियंस पोशन निकाला अपनी एग्जॉस्टेड स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर को रिप्लेनिश करने के लिए। वो स्पेस रिफ्ट से ट्रैवल करके इस स्ट्रेंज प्लेस पर आया, फिर एटमॉस्फेयर से डिसेंड करके यहाँ आया और बॉडी बहुत फटीग्ड और वीक थी। मैजिक पावर भी काफी लो था और क्विक रिकवरी की जरूरत थी। रॉबर्ट अभी बोलने ही वाला था कि उसने देखा ड्यूक ने एपिक पोशन निकाला और उसकी आंखें खुली रह गईं, पूरी तरह पोशन पे फोकस हो गया। हर प्लेयर के पास आइटम इन्फॉर्मेशन देखने की एबिलिटी होती है और रॉबर्ट के लिए पोशन का डिस्प्ले कुछ इस तरह था। एपिक सन रेजिलियंस पोशन, डिस्क्रिप्शन कैन रिस्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हेल्थ, एक्सट्रीमली रेयर मैजिक पोशन, इंग्रेडिएंट्स इनसफिशिएंट इन्फो, %% हैशटैग। ऑरेकल के आइटम्स में लेवल्स होते हैं, लोएस्ट वाइट से हाईएस्ट ऑरेंज तक, और एपिक लेवल पर्पल होता है। रॉबर्ट ने लॉन्च के बाद अब तक एक भी ब्लू आइटम नहीं देखा। पर्पल एपिक लेवल तो दूर की बात थी। उसने सिर्फ ऑनलाइन प्लेयर्स का ब्रैगिंग देखा था, जैसे ब्लू वन हैंडेड सॉर्ड, लेकिन पर्सनली नहीं देखा था। और डिस्क्रिप्शन में गाबल टेक्स्ट भी था जो रॉबर्ट ने पहली बार देखा, इंडिकेटिंग कि ये आइटम बहुत हाई लेवल था, उसके एक्सेसिबल लेवल से काफी ऊपर। और ड्यूक कैजुअली एपिक लेवल की लाइफ रिकवरी पोशन एक ही गल्प में पी गया और फिर एपिक मैजिक रिकवरी पोशन भी एक ही बार में। एपिक ऑर्किड फ्लावर पोशन, डिस्क्रिप्शन कैन रिस्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैना। रॉबर्ट ने देखा कि ड्यूक कैजुअली 2 एपिक पोशंस एक साथ यूज कर रहा था और वो शॉक में बोल पड़ा, बिग शॉट, टॉप टियर बिग शॉट, ये चांस मिस नहीं करना। रॉबर्ट ने जो भी इंफॉर्मेशन उससे पता थी सब ड्यूक को ऑनेस्टली बता दी। उसका सिंपल सा गोल था, इस रेयर मौके को मिस ना करे और ड्यूक जैसे पावरफुल सपोर्ट के साथ जुड़ जाए। ड्यूक शांत खड़ा उसकी बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, हमेशा की तरह एक मिस्टीरियस और अनफैथमेबल ऑरा। रॉबर्ट की बातों से ड्यूक को इस प्लेन के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। उसने मन ही मन सोचा, ये कोई गेम वर्ल्ड नहीं लगता, ये एक रियल एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस बाकी हैं। कुछ देर सोचने के बाद ड्यूक ने पूछा, मैंने सुना है यहाँ पास में एक न्यूबी विलेज है, मुझे वहाँ ले चलो, देखना है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग नियरबाय एक छोटा सा गांव है, स्नो सॉस विलेज। यहीं पर प्लेयर्स यूजुअली फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं जब वो गेम में एंटर करते हैं। विलेज में उन्हें बेसिक गाइडेंस मिलती है और उसके बाद कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं। ऐसे कई न्यूबी विलेजेस ऑरेकल प्लेन में स्कैटर्ड हैं ताकि सारे प्लेयर्स एक जगह ओवरक्राउड ना हो जाएं। प्लेयर्स सिर्फ एक जनरल एरिया चूज कर सकते हैं, फिर सिस्टम उन्हें उस रीजन के किसी भी न्यूबी विलेज में स्पॉन कर देता है। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी, प्लेयर्स सीधा हवा से अपीयर हो जाते थे। और क्योंकि ड्यूक जानता था कि ये लोग असल में रियल ह्यूमंस हैं, वो इस प्रोसेस के सीक्रेट को समझना चाहता था। रॉबर्ट को ड्यूक की रिक्वेस्ट सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे डर था ड्यूक सीधा चला ना जाए। उसने मन में सोचा, लगता है स्टोरी लाइन ट्रिगर हो गई, ये शायद एक हिडन क्वेस्ट है और मैं सबसे पहले यहाँ आया, मतलब लकी मैं ही हूँ। वो रिस्पेक्टफुली बोला, लॉर्ड ड्यूक, स्नो सॉस विलेज इस डायरेक्शन में है, मैं आपको ले चलता हूँ। ड्यूक ने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है, रास्ता दिखाओ। ड्यूक चाहता तो सीधा हवा में उड़कर पहुंच सकता था, लेकिन अननेसेसरी अटेंशन अवॉइड करने के लिए वो रॉबर्ट के साथ नॉर्मल वॉक करने लगा। ये प्लेन उसके लिए नया था, कॉशन जरूरी थी। प्लेयर्स के लिए ये बस एक गेम वर्ल्ड था, पर ड्यूक जानता था ये एक रियल प्लेन है। और अगर ये लो प्लेन भी हो, फिर भी यहाँ डेमीगॉड लेवल बीइंग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे बीइंग्स के लिए ड्यूक को मारना सिर्फ एक नज़र का काम था। दोनों जंगल से गुजरते हुए विलेज की तरफ बढ़े। रास्ते में कुछ फूलिश डीमंस अटैक करने आए, पर ड्यूक ने कैजुअली उन्हें एलिमिनेट कर दिया। जो जंगल रॉबर्ट को पहले डेंजरस लगता था, अब उससे बिल्कुल सेफ फील हो रहा था। कुछ ही देर में उन्हें स्नो सॉस विलेज दिख गया। छोटा सा सिंपल गांव, फॉरेस्ट क्लियरिंग में स्कैटर्ड कुछ ही घर। विलेज का सेंट्रल ओपन एरिया, जो पहले लोगों की मीटिंग जगह थी, अब प्लेयर्स का स्पॉन पॉइंट बन चुका था। वहां एक प्योर वाइट ऑल्टर खड़ा था। विलेजर्स कहते थे ये अचानक अपीयर हुआ, इसीलिए वो इसे डिवाइन मिरेकल मानकर रिस्पेक्ट करते थे। ड्यूक और रॉबर्ट विलेज के बाहर खड़े होकर ऑल्टर ऑब्जर्व करने लगे। उस वक्त न्यू प्लेयर्स कॉन्टिन्यूअसली अराइव हो रहे थे। सडनली ऑल्टर पर 4 वाइट बीम्स चमकी और धीरे धीरे 4 ह्यूमन फिगर्स बन गए। 3 लड़के, 1 लड़की। उन्होंने अपने हाथ पैर देखे, फिर सराउंडिंग्स को शॉक के साथ ऑब्जर्व किया। रियलिटी की डिटेल देखकर वो क्लियरली स्टन्ड थे। ड्यूक ने पूरा स्पॉनिंग प्रोसेस स्पिरिचुअल पावर से एनालाइज किया। रिजल्ट शॉकिंग था। ये लोग टेलीपोर्ट नहीं हुए थे, ये यहीं पर क्रिएट हुए थे। और सिर्फ एनर्जी बॉडीज नहीं, रियल फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमंस।
उनके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी स्लाइटली डिफरेंट थी, बिल्कुल रियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरह। ड्यूक के माइंड में क्वेश्चन स्टॉर्म की तरह घूमने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? इतनी जल्दी लाइफ फॉर्म्स क्रिएट करना? किस लेवल की पावर चाहिए? और एनर्जी सोर्स क्या है? विजर्ड होने के नाते उसने हर एंगल से सोचा। थियरी के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीमली हाई लाइफ लेवल बीइंग्स के लिए। उसने गेस किया, क्या ये पूरा प्लेन किसी लेवल 4 एग्जिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट है, या किसी ने अपनी मर्जी से एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया? और भी बड़ा सवाल, पूरे ऑरिकल प्लेन में काउंटलेस ऑल्टर्स हैं, हर सेकंड न्यू लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हो रही हैं। ये स्केल ऑर्डिनरी पावर से पॉसिबल नहीं। एक और पॉसिबिलिटी, प्लेन का ओन विल। अगर ऐसा है तो ये प्लेन लो नहीं, कम से कम मिडिल प्लेन होना चाहिए। कुछ देर बाद ड्यूक ने कामली कहा, मुझे नियरबाई रेजरेक्शन पॉइंट दिखाओ। रॉबर्ट तुरंत बोला, जी लॉर्ड ड्यूक, विलेज के आगे रेजरेक्शन टेम्पल है। ये टेम्पल सिर्फ प्लेयर्स के लिए था। लोकल रेजिडेंट्स मरने के बाद वापस नहीं आते। प्लेयर्स के आने से पहले ही वाइट ऑल्टर्स और रेजरेक्शन टेम्पल्स पूरे प्लेन में अपीयर हो चुके थे। लोगों को बता दिया गया था कि चोजन वंस आने वाले हैं। टेम्पल भी प्योर वाइट था, अंदर छोटी सी जगह। कभी कभी वाइट लाइट फ्लैश होती और एक नया ह्यूमनॉइड फॉर्म बन जाता। इसी वक्त एक यंग लड़का बाहर निकला। वो अपना शोल्डर रब कर रहा था, जैसे अभी अभी पेन फील किया हो। उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली थी। वो गुस्से में बोला, यार ये कैसा गेम है? एक वाइल्ड बोर भी नहीं मर रहा, स्किल्स के बिना लेवल कैसे बढ़ेगा? उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये गेम नॉर्मल गेम जैसा बिल्कुल नहीं है। ड्यूक थोड़ा साइड में खड़ा था और जो रेजरेक्शन प्रोसेस उसने अभी-अभी देखा था, उसे ध्यान से रिकॉल कर रहा था। उसे जल्दी समझ आ गया कि रेजरेक्शन का मेथड ऑलमोस्ट सेम था जैसे प्लेयर्स का न्यूबी विलेज में स्पॉन होना। दोनों केसेस में एक वाइट एनर्जी यूज होती थी जो सीधा एक फ्लैश एंड ब्लड इंसान क्रिएट कर देती थी। ड्यूक ने अंदर ही अंदर एनालाइज किया, फिजिकल बॉडी बनाना इतना मुश्किल नहीं, कई ब्लड लाइन मेजेस भी सिमिलर चीज कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर बैच में बॉडीज क्रिएट करना, ये नॉर्मल बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, इन प्लेयर्स की सोल्स आती कहाँ से हैं? उसने पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 फ्लैश बॉडी क्रिएशन, 2 सोल इन्फ्यूजन। रॉबर्ट के साथ इंटरैक्शन से ड्यूक को ऑलरेडी पता चल चुका था कि रॉबर्ट के पास एक रियल सोल है, लेकिन उसकी स्टेट थोड़ी अनयूजुअल लग रही थी, नॉर्मल सोल से डिफरेंट। एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ये ड्यूक क्लियर नहीं कर पाया। लाइफ और सोल मैजिक उसकी स्पेशलिटी नहीं थी। शायद डूम्सडे बेल के विजर्ड्स इस मिस्ट्री को बेटर समझ पाते। पर प्रॉब्लम ये थी, अब विजर्ड प्लेन बहुत दूर था। अभी किसी एक्सपर्ट से पूछना इम्पॉसिबल था। इसलिए ड्यूक को सब कुछ खुद ही एक्सप्लोर करना था। रॉबर्ट की बातों से ड्यूक ने उसके रियल वर्ल्ड का भी रफ आइडिया बना लिया। वो एक टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन थी, पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो ड्यूक की पास्ट लाइफ वाली ब्लू प्लैनेट नहीं थी। हिस्ट्री, कल्चर सब अलग थे, सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर। ड्यूक ने सारी इन्फॉर्मेशन को माइंड में ऑर्गेनाइज किया। लगता है ये प्लेयर्स एक्चुअली किसी और प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और गेम हेलमेट नाम की डिवाइस से अपनी सोल को ऑरिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पर फिर कोई स्पेशल पावर तुरंत एक फिजिकल बॉडी क्रिएट कर देती है ताकि सोल को वेसल मिल सके। अब सबसे बड़ा लॉजिक क्लियर हुआ। प्लेयर्स का अनडाइंग बॉडी इसी वजह से है। उनकी सोल इस प्लेन की असली नहीं है, इसलिए बॉडी कितनी भी बार डिस्ट्रॉय हो जाए, जब तक सोल सेफ है, रेजरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन ड्यूक ने एक और चीज नोटिस की, रेजरेक्शन फ्री नहीं है, उसमें रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। शायद इसीलिए प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड में पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, उतनी ही पावरफुल बॉडी बनेगी और उतना ही ज्यादा कॉस्ट लगेगा। पर फिर एक नया सवाल, 2 अलग प्लेन्स के बीच मनी का कन्वर्जन रिसोर्सेज में कैसे हो रहा है? इन दोनों वर्ल्ड्स का कनेक्शन क्या है? जितना ड्यूक समझ रहा था, उतने ही नए क्वेश्चंस खुल रहे थे। एक बात क्लियर थी, ऑरिकल प्लेन बिल्कुल सिंपल नहीं है। इसके सीक्रेट्स 2 अलग प्लेन्स तक जुड़े हुए हैं, और शायद सिर्फ टॉप टियर इलीट्स ही सच जानते होंगे। ड्यूक ने अपने लेफ्ट हैंड पर पहना कोऑर्डिनेट्स ईयररिंग फील किया। उसमें एनर्जी अभी भी कम थी। फुल चार्ज होने में लगभग 6 महीने और लगेंगे। चार्ज कंप्लीट होते ही वो सीधा वुड एल्फ प्लेन और वहां से विजर्ड प्लेन वापस जा सकता था। ये सेफेस्ट ऑप्शन था।
पर ड्यूक के माइंड में एक और बड़ा प्लान चल रहा था। अगर इमीडिएट डेंजर ना हो तो नेक्स्ट फुल चार्ज पर वो ऑरिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करेगा। फिर अगले चार्ज पर विजर्ड प्लेन वापस जाकर भी कभी भी यहाँ लौट सकेगा, क्योंकि एंडलेस प्लेन इतना वास्ट है कि बिना कोऑर्डिनेट्स के किसी स्पेसिफिक प्लेन को दोबारा ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ड्यूक ने अपने प्रीवियस लाइव्स के गेम्स याद किए। उसे पता था प्लेयर्स का ग्रुप कैसा होता है। उनके पास अनडाइंग बॉडी होता है, उन्हें कहीं जगह फोर्थ कैलामिटी भी कहा जाता है। फियरलेस, डेथ से बिल्कुल नहीं डरते। उनके लिए गॉड हो या डीमन, अगर हेल्थ बार है तो किल पॉसिबल है। और जब अनलिमिटेड रेजरेक्शन भी हो तो ये रेस एंडलेस प्लेन की सबसे टेरिफाइंग फोर्स बन सकती है। अभी वो वीक लग रहे थे, सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस, पर जब ये लेवल 1, लेवल 2 लाइफ बन गए तो एक अनडेड लाइक लिजेंड काउंटलेस प्लेन्स को हिला सकती है। प्लेयर्स के लिए कोई बॉस अनबीटेबल नहीं होता, सिर्फ टाइम और स्ट्रैटेजी का गेम होता है। ये सब सोचकर ड्यूक ने डिसाइड किया अभी जल्दी रिटर्न नहीं करेगा, पहले ऑरिकल प्लेन को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन कंडीशन क्लियर थी, अगर लाइफ डेंजर में आई तो तुरंत वुड एल्फ प्लेन वापस। उसने खुद से कहा, प्लान अच्छा है पर करंट स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता इस प्लेन का ट्रू पावर लेवल क्या है। शायद डिवाइन बीइंग्स भी यहाँ हो सकते हैं, इसलिए रेकलेस स्टेप नहीं ले सकता। एम्बिशन बहुत बड़ी थी, पर डिफ़िकल्टी उससे भी ज़्यादा। सबसे टफ काम प्लेयर्स को अपने कंट्रोल में लाना, क्योंकि प्लेयर्स किसी को रियल पर्सन नहीं समझते, सिर्फ एनपीसी। उनसे ओबीडियंस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये सब सोचकर ड्यूक ने थोड़ा रिग्रेट फील किया। काश मुझे स्लेव मार्क्स कंट्रोल करने की प्रॉपर मेथड आती तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता था। स्लेव मार्क्स लगाने के कई तरीके होते हैं, डायरेक्ट मैजिक से, एल्केमी क्रिएशन से या स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। पर ड्यूक ने कभी इन चीज़ों को डीपली स्टडी नहीं किया। उसके पास सिर्फ एक कंट्रोल सिंबल था जो नीना, याला और कुछ और स्लेव्स के मार्क्स को हैंडल करता था। और लिमिटेशन भी क्लियर थी, एक इंसान लिमिटेड नंबर ऑफ स्लेव्स ही कंट्रोल कर सकता है। ये स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करता है। अभी ड्यूक मैक्सिमम 100 के आसपास स्लेव्स कंट्रोल कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। ब्लैक सील लिजन के स्लेव्स एक स्पेशल विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट में स्टोर होते थे जिसे लिजन कमांडर हैंडल करता था। और अब ड्यूक के सामने एक ही सवाल था, क्या वो इस मिस्टीरियस प्लेन को सिर्फ एक्सप्लोर करेगा या फिर एक दिन प्लेयर्स की पूरी आर्मी का मास्टर बनेगा? सस्पेंस अभी शुरू हुआ था। करंट सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज करने के बाद ड्यूक ने मन ही मन सोचा, जब तक मुझे इस प्लेन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तब तक मुझे लो की रहना होगा और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। सबसे पहले मुझे इस वर्ल्ड को समझना है और शुरुआत होगी लैंग्वेज से। हालांकि ड्यूक ने ऑरेकल प्लेन की लैंग्वेज के डजन से ज़्यादा वर्ड्स ऑलरेडी सीख लिए थे, पर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए वो काफ़ी नहीं था। ये वर्ड्स भी उसने सिर्फ रॉबर्ट से बात करते वक्त नोट किए थे। सिस्टमैटिक लर्निंग अभी भी ज़रूरी थी। हर बार कम्युनिकेशन के लिए स्पिरिचुअल पावर यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। जल्दी ही लोगों को कुछ अबनॉर्मल फील हो जाता। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी जो ड्यूक को कंफ्यूज कर रही थी। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग प्लेयर्स उसका नाम देख सकते थे, पर उसका लेवल नहीं। ड्यूक खुद भी जानना चाहता था कि इस प्लेन में उसका लेवल एग्जैक्टली क्या काउंट होता है, क्योंकि उसे यहाँ के स्ट्रेंथ सिस्टम का कंपैरिजन मिल सकता था। पर रॉबर्ट का लेवल इतना लो था कि वो ये इन्फो देख ही नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद ड्यूक बोला, रॉबर्ट, मुझे यहाँ की लैंग्वेज सीखनी है। मेरे लिए एक लैंग्वेज लर्निंग बुक ले आओ, मैं तुम्हें छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा। ड्यूक को खुद नहीं पता था ऐसी बुक कहाँ मिलेगी, इसलिए उसने सीधा एनपीसी बनकर क्वेस्ट इशू कर दिया। प्लेयर्स के लिए ये नॉर्मल चीज़ थी। अगर रॉबर्ट को आंसर ना मिले तो वो रियल वर्ल्ड में सर्च कर लेगा या किसी से हेल्प ले लेगा, और ड्यूक को बस रिजल्ट का वेट करना था। ये सुनते ही रॉबर्ट की आंखें चमक उठी। फाइनली क्वेस्ट मिल गया। उसकी पूरी जर्नी का गोल यही था। वो एक्साइटेड होकर बोला, ड्यूक, आप टेंशन मत लो, मैं ये क्वेस्ट ज़रूर कंप्लीट करूंगा। उसे अभी क्लू नहीं पता था, पर उसके लिए ये मैटर नहीं करता था। ड्यूक ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी न्यूज़ का वेट करूंगा और उम्मीद करता हूं तुम जल्दी लौटोगे। रॉबर्ट ने तुरंत एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा, जब बुक मिल जाए तो मैं आपको कहाँ ढूंढूं? ड्यूक ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, अगले कुछ दिन मैं नियर बाय फॉरेस्ट में रहूंगा। आइटम मिल जाए तो वहीं आ जाना, मैं तुम्हें नोटिस कर लूंगा, लेकिन जल्दी करना, शायद मैं कुछ वक्त बाद यहाँ से चला जाऊं।
एक्चुअली ड्यूक का अभी जाने का प्लान नहीं था, वो सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा था। न्यूबी विलेज के पास रहना रिलेटिवली सेफ था, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लाइफ फॉर्म्स ऑलमोस्ट नहीं थे। रॉबर्ट ने तुरंत समझ लिया, ये टाइम्ड क्वेस्ट है और मिस्टीरियस एनपीसीज यूजुअली एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते। गेम एक्सपीरियंस से वो जानता था कि रेयर वॉन्डरिंग एनपीसीज मिलना सिर्फ लक की बात होती है। ये सोचकर वो बिना टाइम वेस्ट किए बोला, मैं अभी जाता हूँ, जल्दी लौटूंगा। रिस्पेक्ट से बाव करके वो सीधा एबेलीन टाउन की तरफ निकल गया, जहां ज्यादा प्लेयर्स और एनपीसीज थे। रॉबर्ट के जाने के बाद ड्यूक का फिगर हल्का सा ब्लर हुआ और वो फॉरेस्ट के एक दूर सिक्लूडेड एरिया में अपीयर हो गया। वहां उसने टेम्पररी स्टे चूज किया और अपने रिसोर्सेज चेक किए। लेवल 2 मैजिक स्टोन्स 10,000, लेवल 1 मैजिक स्टोन्स 2 लाख प्लस, मैजिक पोशंस और मटेरियल्स प्लेंटी स्टॉक। मतलब लॉन्ग टाइम तक रिसोर्स की टेंशन नहीं थी। अगर पोशंस खत्म भी हो जाएं तो स्पेस रिंग के मटेरियल से नए रिफाइन किए जा सकते थे। फिर ड्यूक ने अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। फिजिक 22.3, स्ट्रेंथ 23.2, एजिलिटी 21.6, स्पिरिट 74, फ्री पॉइंट्स 4। रीसेंट प्रैक्टिस और पोशन रिफाइनिंग से उसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब मैजिक पोशन फैक्ट्री जैसी कंडीशंस नहीं थे, इसलिए नए फ्री पॉइंट्स मिलना मुश्किल था। शॉर्ट टर्म में सिर्फ मेडिटेशन ही स्पिरिट बढ़ा सकता था। कुछ सोचकर ड्यूक ने सारे 4 फ्री पॉइंट्स स्पिरिट में डाल दिए। अननोन प्लेन में सर्वाइवल के लिए मैक्सिमम कॉम्बैट रेडीनेस जरूरी थी। स्पिरिट 74 बिकेम 78। छोटा सा बूस्ट भी क्रिटिकल मोमेंट में लाइफ सेव कर सकता था। अब ड्यूक को फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स पाने का नया तरीका ढूंढना था। उसने रॉबर्ट से सुना था यहाँ 2 मेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ्स हैं, वॉरियर और मेज। मेज बेसिकली विज़र्ड जैसा ही था, बस एलिमेंटल फोकस ज्यादा लिमिटेड था। ड्यूक को लग रहा था कि इस सिस्टम को एक्सप्लोर करके काफी वैल्यूबल चीजें मिल सकती हैं। इधर रॉबर्ट की स्पीड अनएक्सपेक्टेडली फास्ट निकली। मिस्टीरियस एनपीसी को लूज करने के डर से वो सेम आफ्टरनून फॉरेस्ट लौट आया। हाथ में एक बुक थी, ब्रिस्टल लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। उसने इस बुक के लिए काफी रियल मनी स्पेंड किया, गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज किए और एबेलीन काउंट के स्कॉलर से परचेज की। इस एरा में बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती थीं। ड्यूक ने बुक लेकर पेजेस फ्लिप किए और क्लियरली सैटिस्फाइड दिखा। वो बोला, तुम्हारी एफिशिएंसी इम्प्रेसिव है, बताओ रिवॉर्ड में क्या चाहते हो। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली, सीरियसली सोचा, फिर धीरे से बोला, ड्यूक, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ पर चलना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ? ड्यूक ने हल्का सा मिस्टीरियस टोन बनाते हुए कहा, इस पाथ पर कदम रखना आसान नहीं होता। तुम डिसाइड करो, मैजिक कंट्रोल करने वाले कास्टर बनना चाहते हो या पावरफुल बॉडी वाला वॉरियर। ड्यूक एक्चुअली अपनी खुद की फोर्स बिल्ड करने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसे पता था प्लेयर्स की लॉयल्टी नेचुरली लो होती है, इसलिए ये सब सिर्फ एक केयरफुल एक्सपेरिमेंट था। रॉबर्ट ने सुना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ चूज कर सकता है, तो वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर सीधा बोला, मैं मेज बनना चाहता हूँ। ड्यूक ने तुरंत सिर हिला दिया। मैजिक इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होती और मैं बिना वज्र किसी को नहीं सिखाता। फिर उसने धीरे से एक कंडीशन रखी, अगर तुम मुझे यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर और लोकल नॉलेज की बुक्स लाकर दे सको तो शायद मैं तुम्हें वॉरियर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ सिखाने पर कंसिडर करूं। ड्यूक ने फील किया था कि रॉबर्ट की स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छी है, कम से कम उसके खुद के पास्ट से बेटर, पर बिना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन के वो मेडिटेशन टेक्निक जैसे सीक्रेट्स नहीं दे सकता था। इसलिए उसने जानबूझकर थोड़ा होप भी दिया और डिस्टेंस भी रखा। ये एक इनविजिबल मोटिवेशन जैसा था, ताकि रॉबर्ट उसके लिए काम करे। फ्यूचर में सच में सिखाएगा या नहीं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। और ड्यूक को कुछ लूज भी नहीं होना था, कंट्रोल पूरा उसके हाथ में था। रॉबर्ट ने तुरंत समझ लिया, ये क्लास चेंज क्वेस्ट है और शायद मल्टी स्टेप होगा। उसका एक्साइटमेंट वापस फुल हो गया। ड्यूक, आप टेंशन मत लो, मैं सब अरेंज कर दूंगा। इस बार टास्क डिफिकल्ट था, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी, मतलब जितनी ज्यादा बुक्स उतना बेटर। रॉबर्ट के दिमाग में ऑलरेडी प्लान बन चुका था, वो रियल वर्ल्ड मनी यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था। ड्यूक जानता था, किसी भी जगह को समझने का सबसे डायरेक्ट तरीका होता है लोकल हिस्ट्री बुक्स। खुद सिटी जाकर बुक्स लेना रिस्की था, इसलिए प्लेयर्स से करवाना सबसे सेफ और एफिशिएंट मेथड था। नेटिव्स की नज़र में प्लेयर्स वैसे ही अजीब थे, तो उनका कुछ भी करना नॉर्मल लगता। ड्यूक ने अपना येलो सैंड क्रिस्टल चेक किया। सिर्फ 30 टन के आसपास मेटालिक येलो सैंड बचा था।
इस मिशन में उसका काफ़ी लॉस हुआ था। अब उसे देखना था कि ओरेकल प्लेन में कोई मैजिक मेटल अवेलेबल है या नहीं जिससे वो अपना स्टॉक रीफिल कर सके, पर सब कुछ स्लो और कॉशियस तरीके से ही करना था। फिर ड्यूक ने ब्रिस्टल लैंग्वेज की बुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। लैंग्वेज सिंपल थी, सिर्फ 20+ बेसिक लेटर्स और फेमिलियर ग्रामर स्ट्रक्चर। थोड़ी देर में ही उसने बेसिक्स समझ लिए। स्किल ट्री में नया ब्रांच ओपन हो गया। ब्रिस्टल लैंग्वेज लेवल 1, 1/100। ड्यूक हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलने का एक और तरीका। अगली सुबह रॉबर्ट सुबह सुबह एक बड़ी सी गाड़ी भर के बुक्स लेकर फॉरेस्ट की तरफ आ रहा था। वो पूरी रात दिन लॉग ऑफ किए बिना सिर्फ क्वेस्ट कंप्लीट करने में लगा रहा। उसने गेम फोरम्स पर हेवी पैसा इन्वेस्ट किया, प्लेयर्स को हायर किया और हर जगह से बुक्स कलेक्ट करवाईं। बहुत लोग उससे प्रोब करने की कोशिश कर रहे थे, पर रॉबर्ट स्मार्ट था। उसने ड्यूक का सीक्रेट बिल्कुल रिवील नहीं किया। सिक्योरिटी के लिए खुद परचेज करने नहीं गया, अंडरलिंग से काम करवाया, बुक्स सीक्रेटली डिलीवर करवाईं, डॉन टाइम चूज किया, मिनिमम प्लेयर्स, सब कुछ परफेक्ट स्टेल्थ में। जब वो फॉरेस्ट पहुंचा, ड्यूक ने बुक्स देखी। उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ह्यूमैनिटीज, हर टाइप की नॉलेज थी। तब तक ड्यूक ब्रिस्टल लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से समझने लगा था। अननोन वर्ड्स भी कॉन्टेक्स्ट से गेस कर लेता। उसने हाथ हिलाया और सारी 25 बुक्स स्पेस रिंग में स्टोर हो गईं। रॉबर्ट आंखें फाड़ कर देखने लगा। गेम में इन्वेंटरी सिस्टम ही नहीं था, तो ये क्लियरली कोई स्पेशल आइटम होगा और इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी। ड्यूक ने काम टोन में कहा, अच्छा काम किया, अब तुम्हारा रिवॉर्ड। इस बार उसने सीधा स्पिरिचुअल पावर ट्रांसमिशन यूज किया। रॉबर्ट के दिमाग में पूरी अर्थ ब्रीदिंग टेक्निक की इंफॉर्मेशन सीधा ट्रांसफर हो गई। न बोलना पड़ा, न लिखना, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। रॉबर्ट का एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया, लाइफ सीड कंडेंस होते ही फाइटिंग स्पिरिट जनरेट होगी और वो पावरफुल वॉरियर एनपीसीज जैसा बन सकता है। ड्यूक ने फाइनल लाइन बोली, रास्ता तुम्हें मिल चुका है, चल पाओगे या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। अब मुझे जाना होगा, अगर किस्मत हुई फिर मिलेंगे। और अगले ही पल शैडो क्लोक एक्टिवेट हुआ, ड्यूक गायब। रॉबर्ट बस वहीं खड़ा रह गया, थोड़ा एक्साइटेड, थोड़ा एंग्शियस। मुझे पहले अर्थ ब्रीदिंग टेक्निक मास्टर करनी होगी, तभी दोबारा उनसे मिलने का चांस मिलेगा। उसने डिसाइड किया, अब ज्यादा टाइम गेम के अंदर ही स्पेंड करेगा। फॉरेस्ट की गहराई में ड्यूक फॉरेस्ट के डीप एरिया तक गया, एक सिक्लूडेड फ्लैट जगह चूज की और येलो सैंड से एक छोटा सा घर बना लिया, टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए। स्टोरी अब धीरे धीरे एक बड़े डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही थी, जहां प्लेयर्स, पावर और प्लेन्स का असली राज खुलने वाला था। ऐसी एबिलिटी होना सच में काफी कन्वीनियंट था। ड्यूक चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो तुरंत अपना खुद का घर बना सकता था। येलो सैंड से बना ये घर सिर्फ शेल्टर नहीं था, ये एक मिनी फोर्ट्रेस जैसा था। स्ट्रॉन्ग डिफेंस, ऑटोमेटिक काउंटर अटैक कैपेबिलिटी, सेफ रेस्टिंग एनवायरनमेंट। इसलिए जंगल के बीच भी सैंड गार्डियन टैलेंट के साथ ड्यूक बिना डर के चैन से सो सकता था। घर सेटल करने के बाद ड्यूक ने रॉबर्ट के लाए हुए बुक्स निकाले और उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया। 20 से ज्यादा बुक्स, मतलब नॉलेज का बड़ा ट्रेजर। उन्हें कंप्लीट करने में टाइम लगना ही था। इस प्रोसेस के दौरान उसकी ब्रिस्टल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी स्टेडली बढ़ रही थी। 5 दिन बाद ब्रिस्टल लैंग्वेज लेवल अप LV5, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट +1। ड्यूक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ 1 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं। इम्पॉर्टेंट ये था कि उसने सारी बुक्स सिर्फ स्किम नहीं बल्कि प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब कर ली थीं। डिफरेंट बुक्स की इन्फॉर्मेशन को जोड़कर उसने इस दुनिया का काफी क्लियर पिक्चर बना लिया था। ब्रिस्टल किंगडम का सच, 600 साल पुरानी हिस्ट्री, कॉन्टिनेंट का 2/3 हिस्सा कंट्रोल, बाकी 1/3 में छोटे देश और ट्राइब्स। ऊपर से ये एक नॉर्मल सेक्युलर किंगडम लगता था। रॉयल फैमिली भी ऑर्डिनरी लोग ही थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर नहीं। लेकिन इतने सालों तक टिके रहने के पीछे जरूर कोई हिडन रीजन था। बुक्स के क्लूज से ड्यूक को 2 बड़े फैक्शंस के निशान मिले। 1, 4 गॉड्स सेक्ट, विंड, वाटर, फायर और अर्थ के देवताओं की वर्शिप, मोस्टली एलिमेंटल मैजिक कास्टर्स, विजर्ड्स के एलिमेंटल मेजर्स जैसे। 2, लाइट सेक्ट, पहले बहुत पावरफुल, गॉड ऑफ लाइट की वर्शिप, कभी स्टेट रिलीजन भी था। मेंबर्स का स्टेटस किंग से भी ऊपर था। लेकिन 300 साल पहले गॉड ऑफ लाइट का रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया। पावर धीरे धीरे कम हुई और आज ये सेक्ट ऑलमोस्ट मार्जिनल बन चुका है। अब ब्रिस्टल किंगडम में डोमिनेंट फोर्स इक्वल टू 4 गॉड सेक्ट। ड्यूक ने सोचा,
अगर फोर गॉड सेक्ट प्लेयर्स को ओपनली रिक्रूट करता तो मेज बनना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मतलब क्लियर था, वो लोग प्लेयर्स को लेकर कॉशियस थे। रीजन भी ऑब्वियस, प्लेयर्स के लिए ये सब सिर्फ एक गेम है, सच्ची फेथ डेवलप करना मुश्किल है। लेकिन ड्यूक को लग रहा था फ्यूचर में प्लेयर्स धीरे धीरे फोर गॉड सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। एक पुरानी आवाज इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते वक्त ड्यूक को अचानक याद आई, वो मिस्टीरियस वॉइस, ग्रेट गॉड ऑफ लाइट प्लीज सेंड द चाइल्ड ऑफ लाइट। वही वॉटेक्स जिसके थ्रू ड्यूक इस प्लेन में आया था। अब क्लूज जोड़ने पर उसे लगा ये आवाज शायद लाइट सेक्ट की थी। चाइल्ड ऑफ लाइट, क्या मुझे इसलिए बुलाया गया क्योंकि मेरे पास हाई लेवल लाइट अफिनिटी है? सवाल अभी भी ज्यादा थे, जवाब कम। फिलहाल ड्यूक ने डिसाइड किया लाइट सेक्ट और फोर गॉड सेक्ट के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना ही सेफ है। पावर स्ट्रगल्स इक्वल टू एक्सट्रीम डेंजर, और लाइट सेक्ट ऑलरेडी वीक है, वापस राइज करना आसान नहीं। अगला स्टेप, सिटी विजिट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलने के बाद ड्यूक ने प्लान बनाया, अब मुझे सिटी जाना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, प्लेयर्स उसका क्वेश्चन मार्क लेवल देख सकते थे और ये अनवांटेड अटेंशन ला सकता था। एबिलीन टाउन में न्यूबी प्लेयर्स भरे पड़े थे, वहां जाना इक्वल टू क्राउड अट्रैक्ट होना, और अगर किसी ने इन्फो ऑनलाइन डाल दी तो हजारों प्लेयर्स उसे ढूंढने आ जाएंगे। फिर नेटिव फोर्सेस का अटेंशन भी इनएविटेबल हो जाता। इसलिए ड्यूक ने डिसाइड किया एबिलीन टाउन नहीं, सीधा अज्योर वॉल्ट सिटी। अज्योर वॉल्ट सिटी, एंशिएंट सिटी, hundreds of years old, एबिलीन से hundreds of kilometers दूर। नॉर्मल ट्रैवल, ऑन हॉर्स बैक, रफ रोड्स, बहुत ज्यादा टाइम। लेकिन ड्यूक के लिए सीधा फ्लाई। अभी प्लेयर्स वहां तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, रास्ते में डीमंस, मैजिकल बीस्ट्स, एक्सट्रीम डेंजर। एवरेज प्लेयर तो hundreds of times मर जाएगा पहुंचने से पहले। गेम लॉजिक में देखा जाए तो अज्योर वॉल्ट सिटी अर्ली स्टेज हाई लेवल मैप जैसा था, और प्लेयर्स अभी भी न्यूबी विलेज के आसपास ही घूम रहे थे। ड्यूक की जर्नी अब एक नए फेज में एंटर करने वाली थी, जहां असली पावर स्ट्रक्चर्स, सेक्ट सीक्रेट्स और इस मिस्टीरियस प्लेन का ट्रूथ धीरे धीरे सामने आएगा। ड्यूक ने बिना देरी किए तुरंत सफर शुरू कर दिया। उसके दिमाग में ऑलरेडी ब्रिस्टल किंगडम का एक डिटेल्ड मैप तैयार था, जो उसने खुद बुक्स पढ़कर कंपाइल किया था, ओरिजिनल मैप से भी ज्यादा कंप्लीट। सूरज की डायरेक्शन चेक करके ड्यूक ईस्ट की तरफ यानी अज्योर वॉल्ट सिटी की ओर बढ़ गया। उसके पैर जैसे ही पीली रेत को छू रहे थे, वो हवा में तेज रफ्तार से ग्लाइड कर रहा था। जंगल के कई डीमंस उसे देखते ही डर कर चुप गए। उन्हें लगा जैसे कोई उड़ने वाला शिकारी डीमन उनकी तरफ आ रहा हो। ड्यूक ने भी ये सब नोटिस किया, इसलिए वो सिर्फ तभी फ्लाई करता जब आसपास कोई पावरफुल प्रेजेंस फील ना हो। उसे समझ आ गया था कि ये वर्ल्ड बिल्कुल रियल है, लेकिन न्यूबी विलेज का लोकेशन काफी अजीब तरीके से डिजाइन किया गया था। वहां स्ट्रॉन्ग डीमंस का ऑलमोस्ट नाम निशान नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर सिस्टम सेट किया हो ताकि नए प्लेयर्स तुरंत हाई लेवल डेंजर फेस ना करें। ड्यूक के मन में सवाल उठा, ये सब डिजाइन किसने किया और क्यों? 3 दिन बाद एक बेइंतहा बड़े जंगल के बीच ड्यूक अकेला मिट्टी के रास्ते पर चल रहा था। ये रोड ब्रिस्टल किंगडम ने बनवाई थी ताकि कैरेजेस ट्रैवल कर सके, पर मेंटेनेंस की कमी की वजह से रास्ता अनइवन और झटकों भरा था। ड्यूक ने आज फ्लाई नहीं किया, कल ही उसने जंगल में एक पावरफुल डीमन की प्रेजेंस फील की थी, कम से कम लेवल 1 पीक। वो प्रेजेंस एक पल के लिए आई, फिर गायब हो गई। शायद वो डीमन शिकार कर रहा था। तब से ड्यूक ने डिसाइड किया ग्राउंड पर क्वाइटली मूव करेगा, अपनी प्रेजेंस मैक्सिमम हाइड करके, क्योंकि प्रेजेंस रिलीज करने से छोटे डीमंस दूर रहते हैं लेकिन बड़े मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ड्यूक कभी अनावश्यक ट्रबल नहीं चाहता था। अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा था, सिर्फ प्लेयर्स ही उसका क्वेश्चन मार्क लेवल देख सकते थे। आधा दिन चलने के बाद पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दी। साउंड से क्लियर था ये एक कैरावान है, और मेंबर्स भी काफी ज्यादा। ड्यूक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पिछले कुछ दिनों में वो कई कैरावान्स देख चुका था। इस एरिया में यही एक मेन रोड थी, इसलिए सबको यहीं से गुजरना पड़ता था। कुछ देर बाद ड्यूक अचानक रुक गया। आगे रास्ते पर एक नीला विशाल भालू खड़ा था। उसकी ऑरा बता रही थी ये हाई लेवल डीमन बीस्ट है, बस लेवल 1 लाइफ फोर्स से थोड़ा नीचे। भालू का पेट जख्मी था, जैसे किसी और डीमन ने उसे टेरिटरी से भगा दिया हो। अब भूखा भटकता हुआ यहाँ आ पहुंचा था। उसकी नज़र सीधी ड्यूक पर टिक गई। शिकार मिल चुका था। जब ड्यूक कैजुअली उसे खत्म करने वाला ही था, पीछे से एक साफ और शक्तिशाली आवाज गूंजी,
होली लाइट जजमेंट। एक सफेद रोशनी की तलवार हवा में बनी और सीधा गिरकर नीले भालू को 2 हिस्सों में काट दिया। सब कुछ एक पल में खत्म। ड्यूक ने एनर्जी फ्लक्चुएशन फील करके पहले डिफेंस प्रिपेयर किया था, पर जब समझा कि अटैक उस पर नहीं है तो वो शांत रहा। तब एक सफेद रोब पहने लड़की उसके पास आई। उसकी बड़ी साफ आंखें ड्यूक को चेक कर रही थी। तुम ठीक हो ना? ड्यूक ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मदद के लिए धन्यवाद। लड़की मुस्कुराई। मैं लाइट सेक्ट की होली डॉटर डाली हूं, चिंता मत करो, हम लोग डाकू नहीं हैं। ये सुनते ही ड्यूक के मन में ख्याल आया, लाइट सेक्ट और सीधा होली डॉटर से मुलाकात, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही आवाज थी जिसने प्रेयर के थ्रू वॉटेक्स बनाया था, जिससे ड्यूक इस प्लेन पर आया था। मतलब डाली ने अनजाने में उसकी जान बचाई थी। फिर भी ड्यूक ने सच छुपाया, वो लाइट सेक्ट के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। डाली ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ ट्रैवल करना चाहोगे? मोहे फॉरेस्ट आजकल अनसेफ है, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। ड्यूक ने सोचा, फिर शांत आवाज में बोला, धन्यवाद, लेकिन मैं अकेला सफर करने का आदी हूं। सीधा इनकार। डाली ने जोर नहीं दिया, बस नर्म से बोली, तो कम से कम हमारे पीछे पीछे चलो, मैं कैरावान स्लो करवा देती हूँ। अगर डेंजर आए हम तुरंत मदद करेंगे, और मुश्किल हो तो जोर से आवाज देना। उसे लगा ड्यूक सिर्फ ओवर कॉशियस है। थोड़ी देर में पूरा कैरावान आ गया, 10 से ज्यादा कैरेजेस, सब लोग वाइट रोब्स और वाइट आर्मर में। क्लियरली ये सब लाइट सेक्ट के कास्टर्स और नाइट्स थे। ये देखकर ड्यूक ने सोचा, लगता है लाइट सेक्ट सच में डिक्लाइन हो चुकी है, तभी होली डॉटर को खुद गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ड्यूक ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया, डाली लेवल 1 लाइफ फोर्स, स्पिरिचुअल पावर उससे ज्यादा, लगभग लिक्विड स्टेट मेज के बराबर। वाइट हेड ओल्ड मैन, बहुत पावरफुल एनर्जी, शायद क्रिस्टल लेवल विजर्ड। नाइट हेनरी, स्ट्रॉन्ग लेवल 1 नाइट, कॉन्वॉय का कमांडर और ड्यूक पर क्लियरली सस्पिशियस। हेनरी ने रिस्पेक्टफुली कहा, सैंटिस, हमें अब चलना चाहिए। डाली बोली, कॉन्वॉय स्लो करो, हमें इस ट्रैवलर का भी ध्यान रखना है। हेनरी परेशान दिखा पर मना नहीं कर सका। सैंटिस, हमें जल्दी अज्योर वॉल सिटी पहुंचना जरूरी है। ऐसा करते हैं, मैं किसी नाइट को इसके साथ छोड़ देता हूं और कॉन्वॉय आगे बढ़ता रहेगा। क्या ये ठीक रहेगा? यहीं से कहानी और गहरी होने वाली थी। लाइट सेक्ट, होली डॉटर और ड्यूक का राज, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने वाला था। चैप्टर 237 इंटरसेप्टेड किलिंग। नाइट हेनरी अच्छी तरह जानता था कि होली डॉटर डाली का दिल बहुत नरम है। वो कभी भी किसी मुसीबत ज़दा इंसान को आसानी से छोड़ नहीं सकती। ये आदत कई बार उसके लिए प्रॉब्लम भी बन जाती थी, लेकिन इसी दयालु स्वभाव की वजह से हेनरी हमेशा उसका वफादार बना रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद डाली ने हेनरी की बात मान ली। ठीक है, 2 लोगों को इसकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ दो। थैंक यू नाइट हेनरी। ड्यूक थोड़ा सा स्पीचलेस हो गया। मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद। लाइट सेक्ट के लोग बिना पूछे ही हेल्प करने को रेडी रहते थे। डाली को शायद ड्यूक की फीलिंग समझ आ गई। वो हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोली, सॉरी, मैं अक्सर ऐसी गलती कर देती हूँ। एक होली डॉटर होने के बावजूद उसमें ज़रा भी एरोगेंस नहीं था। चैप्टर 237 इंटरसेप्टेड किलिंग, कॉम्प्रोमाइज़। आखिर में डाली ने एक बीच का रास्ता चुना। ड्यूक के मना करने के बाद भी उसे थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने 2 लाइट नाइट्स को कहा कि वो कैरावान से दूर पीछे पीछे धीरे चलकर ड्यूक पर नज़र रखें। ना ड्यूक अनकंफर्टेबल होगा, ना वो बिल्कुल अकेला रहेगा। ड्यूक ने हल्का सा हेल्पलेस फील किया, पर समझ गया ये सब सिर्फ गुडविल की वजह से हो रहा है। 2 लाइट नाइट्स कैरावान से काफ़ी पीछे, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे। ड्यूक ने फील किया कि दोनों की स्ट्रेंथ ग्रेट नाइट लेवल की है। उनके लिए ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं था। सस्पिशन। ड्यूक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कैरावान शायद सिर्फ सामान नहीं ले जा रहा। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही हो। और फिर भी होली डॉटर डाली रास्ते के एक अननोन ट्रैवलर की चिंता कर रही थी। इससे नाइट्स पर और प्रेशर बढ़ रहा था। 2 घंटे बाद कैरावान अब नज़र से गायब हो चुका था, लेकिन दोनों लाइट नाइट्स अभी भी डाली का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। उनकी ड्यूक पर पहले वाली सस्पिशन अब कम हो चुकी थी, क्योंकि ड्यूक ने कोई अजीब हरकत नहीं की, ना कैरावान का पीछा किया। वो सच में एक ट्रैवलर ही लग रहा था।
तभी ड्यूक को अचानक कुछ गलत फील हुआ। उसने तुरंत कैरावान की डायरेक्शन में देखा। कैरावान पर हमला। लाइट सेक्ट का कैरावान अब टेंशन से घिरा हुआ था। 12 ब्लैक रोब्ड लोग उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। नंबर कम था लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा, क्योंकि उनमें से 2 हाई लेवल मेजर्स थे और लाइट सेक्ट के पास सिर्फ एक क्रिस्टल लेवल बिशप। ब्लैक रोब्ड मिडल एज्ड आदमी गरजती आवाज में बोला, सामान छोड़ दो तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। डाली सीधे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। ये लाइट सेक्ट की चीजें हैं, हम 4 गॉड सेक्ट को नहीं देंगे। ब्लैक रोब्ड आदमी ठंडी आवाज में बोला, 4 गॉड सेक्ट? मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कह रही हो। बस एक बात, सामान छोड़ो या मरने के लिए तैयार रहो। वो अपनी आइडेंटिटी पर बात ही नहीं करना चाहता था। नाइट हेनरी ठंडे अंदाज में बोला, छुपकर काम करने वाले गटर के चूहों की तरह। अब शांति का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। मैजिक बॉम्बार्डमेंट। अगला ही पल फायरबॉल्स, विंड ब्लेड्स, रॉक स्पाइक्स, आसमान जैसे मैजिक से भर गया। लाइट सेक्ट पर सीधा मैजिकल अटैक शुरू हो गया। ड्यूक साइड। दूर खड़े 2 लाइट नाइट्स तुरंत कैरावान की तरफ दौड़ पड़े। उनका सबसे बड़ा फर्ज था होली डॉटर और बिशप की रक्षा करना। जैसे ही वो गए, ड्यूक चुपके से शैडो क्लोक यूज करके जंगल के पास पहुंच गया। एनर्जी शील्ड। कैरावान के सामने एक वाइट एनर्जी शील्ड चमक रहा था। हर तरफ से मैजिक अटैक्स टकरा रहे थे। वाइट हेड बिशप पूरी ताकत से शील्ड संभाले हुए था। ड्यूक तुरंत समझ गया ये शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। माना तेजी से खत्म हो रहा था। अगर बिशप बचना चाहता तो शील्ड हटाकर लड़ने की स्ट्रेंथ बचाता, लेकिन उसने शील्ड नहीं हटाया, क्योंकि शील्ड टूटने का मतलब था बाकी सब लोग सीधा अटैक फेस करेंगे। कैरावान में कई ऑर्डिनरी लोग, कुछ नाइट्स, सिर्फ थोड़े कास्टर्स, ज्यादातर अप्रेंटिस लेवल। डाली भी अपनी माना शील्ड में डाल रही थी। वो मिड लेवल मेज की स्ट्रेंथ रखती थी। ड्यूक डिस्कवर्ड। दूर से सब देखते हुए अचानक ब्लैक रोब्ड लोगों में से एक ने ड्यूक को देख लिया। कौन है वहां? साथ ही एक फायरबॉल उसकी तरफ उड़ा। ट्री पर छुपे ड्यूक को सैंड गार्डियन ने ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर लिया। ड्यूक ने तुरंत कहा, बस गुजर रहा हूं, तुम लोग कंटिन्यू करो। वो फाइट में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ब्लैक रोब्ड आदमी धीरे बोला, ये लाइट सेक्ट से जुड़ा लगता है। उन्होंने पहले ही लाइट नाइट्स को ड्यूक के साथ देखा था और अब वो कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। अटैक ऑन ड्यूक। 2 लो लेवल विजर्ड सीधे ड्यूक पर टूट पड़े। विंड मैजिक की लगातार बराज। ड्यूक ने इंस्टेंटली जज किया, लेवल 1 गेशियस मेजर्स, कोई थ्रेट नहीं। सैंड गार्डियन ने सब अटैक्स आसानी से रोक लिए। अब 4 गॉड सेक्ट को समझ आ गया ये आदमी नॉर्मल नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग मूव की तैयारी करने लगे। शील्ड ब्रेक्स। तभी कैरावान साइड पर सिचुएशन और खराब हो गई। ब्लैक रोब्ड लीडर ने मैजिक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट किया। एक जबरदस्त ब्लास्ट और एनर्जी शील्ड तुरंत टूट गया। केओस। लाइट नाइट्स ने फॉर्मेशंस बनाकर स्ट्रगल किया। स्पेशल आर्मर की वजह से वो कुछ देर टिक गए, लेकिन ऑर्डिनरी लोग, कई तुरंत गिर पड़े, कई घायल हो गए। सीन पूरा अफरा तफरी से भर गया। बिशप्स डिसीजन। ये सब देखकर बिशप के चेहरे पर गहरा दुख आ गया। उसने धीरे से आंखें बंद की। अगला पल उसके शरीर से तीखी सफेद रोशनी निकलने लगी। एक भयानक एनर्जी वेव फैलने लगी। और यहीं से कहानी एक नई टर्निंग पॉइंट लेने वाली थी। नॉट गुड, उन्हें भागने मत दो, ब्लैक रोब्ड आदमी जोर से चिल्लाया। बाकी सब भी तुरंत रेडी हो गए लाइट बिशप के कास्टिंग को रोकने के लिए। लेकिन देर हो चुकी थी। लाइट बिशप ने अपना स्पेल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अगला ही पल एक तेज रोशनी का बीम फैला और उस रोशनी के साथ सब लोग गायब हो गए। उनके साथ दूर खड़ा ड्यूक भी। पीछे सिर्फ कैरेज और सामान रह गया। यहाँ तक कि गिर चुके लोगों के बॉडीज भी जल्दी जल्दी ले जाए गए। ब्लैक रोब्ड आदमी गुस्से से गरजा, डैम इट! इतनी लंबी प्लानिंग और एंड में सब बेकार। उन्हें सामान नहीं चाहिए था, उनका असली टारगेट था बिशप या होली डॉटर के पास कुछ खास चीज। ड्यूक सेव्ड। टेलीपोर्ट के वक्त ड्यूक ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। वो खुद भी हैरान था कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी लाइट बिशप ने उसे साथ ले लिया। अगर वो पीछे रह जाता तो तुरंत सीज में फंस जाता, और उनमें से 2 लोग क्रिस्टल लेवल स्ट्रेंथ के थे। उन सब का सामना ड्यूक अकेला नहीं कर सकता था। सीधी बात, लाइट बिशप ने उसकी जान बचा ली। टेलीपोर्ट के बाद एक फ्लैश और सब लोग जंगल के बाहर खुले विल्डरनेस में खड़े थे।
दूर आसमान के नीचे फॉरेस्ट दिख रहा था। मतलब टेलीपोर्ट ने बहुत लंबी डिस्टेंस क्रॉस कर ली थी। बिशप की हालत। अगला ही पल लाइट बिशप ने ताज़ा खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर जैसे सूखा हुआ लग रहा था। अगर नाइट हेनरी उसे पकड़ ना लेता तो वो सीधा गिर जाता। ये टेलीपोर्ट स्पेल बिल्कुल आसान नहीं था। शायद इसीलिए उसने लास्ट मोमेंट तक उसे होल्ड किया। अब उसकी सांसें टूट रही थीं, जैसे जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती हो। ड्यूक स्टेप्स इन। ड्यूक आगे बढ़ा। उसने एक सन रेजिलियंस पोशन निकाला। अगर मुझ पर ट्रस्ट हो तो ये अभी आपको स्टेबल कर सकता है। बिशप की कंडीशन सीरियस थी। पहले से चोट, शील्ड मेंटेन करने का प्रेशर, इतना बड़ा टेलीपोर्ट फोर्स करना, सब मिलकर बॉडी और स्पिरिट पर भारी बोझ बन गए थे। पोशन पूरी तरह हील नहीं करेगा, पर तुरंत गिरने से बचा सकता है। बिशप ने हल्का सा सिर हिलाया। नाइट हेनरी ने पोशन खोलकर ध्यान से पिला दिया। जैसे ही एनर्जी बॉडी में गई, एक गर्म रोशनी फैल गई। इंटरनल इंजरीज तेज स्पीड से हील होने लगी। बिशप का चेहरा थोड़ा लालिमा लेने लगा, सांस भी स्टेबल हो गई। ड्यूक ने दूसरा पोशन निकाला। थोड़ी देर बाद ये भी पी लीजिए, कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। बिशप ने धीरे से कहा, थैंक यू। डाली की आंखों में आंसू भर आए। वो सच में बहुत परेशान थी। फिर उसने ड्यूक की तरफ देखा। थैंक यू। क्या आप एल्केमिस्ट हैं? कुछ वैसा ही, ड्यूक ने सीधा जवाब दिया। डाली को याद आया कि ड्यूक की वजह से ही सिचुएशन और डेंजरस हुई। वो तुरंत बोली, आई एम सॉरी, अगर हम ना होते तो आप मुसीबत में नहीं पड़ते। ड्यूक ने शांत आवाज में कहा, पास्ट की बात छोड़िए, हमें जल्दी निकलना चाहिए वरना वो लोग पहुंच जाएंगे। अज्योर वॉल्ट सिटी बस 1 घंटा दूर है। ग्रुप आगे बढ़ने लगा। एस्टिमेट सिर्फ 1 घंटा दूर है सिटी। चलते चलते सबने एक दूसरे का नाम जाना। तब लाइट बिशप ने सोच समझकर कहा, सर ड्यूक, क्या आप होली डॉटर को पहले सिटी तक ले जा सकते हैं? लाइट सेक्ट आपको रिवॉर्ड देगा। क्यों ड्यूक? करंट सिचुएशन में सब इंजर्ड, कोई फ्लाई नहीं कर सकता, नाइट्स कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ ड्यूक ने फ्लाइंग एबिलिटी दिखाई थी। अगर डाली सेफ पहुंच गई तो लाइट सेक्ट का मेन गोल कंप्लीट। ड्यूक ने पूछा, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? वैलिड सवाल था। अगर वो एनिमी होता तो डाली सीधा डेंजर में। डाली का सीक्रेट टैलेंट। डाली धीरे से बोली, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है। मैं लोगों के अंदर का गुड और ईविल फील कर सकती हूँ। आपके पास एक बहुत शुद्ध रोशनी जैसी फीलिंग है, जैसे एक एंडलेस ओशन ऑफ लाइट। इसी वजह से वो पहले से ड्यूक की केयर कर रही थी। उसे सबकॉन्शियस क्लोजनेस फील हो रही थी। ड्यूक समझ गया, ये सब उसके हाई लेवल लाइट अफिनिटी टैलेंट की वजह से है। लाइट एनर्जी पूरे एंडलेस प्लेन में होती है, अलग अलग फेट्स के साथ। इसलिए लाइट सेक्ट का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना नेचुरल था। फाइनल डिसीजन, ड्यूक ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, पर मैं पहले अपनी सेफ्टी चूज करूंगा। ये एक्सेप्टेबल है? सीधी कंडीशन। डाली मुस्कुराई, आपका हेल्प करना ही बहुत है। डेंजर आया तो आप पहले निकल जाना। मैं खुद भी वीक नहीं हूं। वो मिड लेवल मेज थी, सिर्फ लॉन्ग रेंज फ्लाइट नहीं था। ड्यूक का ऑब्जर्वेशन। ड्यूक ने नोटिस किया कि इस प्लेन के कास्टर्स लिमिटेड स्पेल्स यूज करते हैं। एनर्जी रिसर्च शैलो है, मोस्टली सिंगल एलिमेंट मैजिक। 4 गॉड सेक्ट के लोग भी सिर्फ एक एलिमेंट अटैक्स कर रहे थे। मतलब इस दुनिया का पावर सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है, और शायद यहीं से ड्यूक का रियल इन्फ्लुएंस शुरू होगा। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 239 अज्योर वॉल्ट सिटी। लाइट सेक्ट के लोगों के साथ अग्रीमेंट फाइनलाइज होते ही ड्यूक ने अपना हाथ हवा में घुमाया। तुरंत ही अनेक पीली रेत हवा में फैल गई और एक बड़ा सा फ्लाइंग कार्पेट बन गया, जो डाली को लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। बाकी लाइट सेक्ट के मेंबर्स अब बिशप को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे अज्योर वॉल्ट सिटी की तरफ बढ़ने लगे। सबको पता था कि 4 गॉड सेक्ट जिस चीज के लिए आया था वो जरूर डाली के पास ही होगी, इसलिए उन्हें पीछा की टेंशन नहीं थी। उड़ते हुए ड्यूक सोच में डूब गया। उसे लग रहा था कि 4 गॉड सेक्ट भी कुछ हद तक डरा हुआ है, तभी तो उन्होंने एम्बुश के वक्त अपनी असली आइडेंटिटी छुपा ली थी। आखिर ड्यूक ने पूछ ही लिया, 4 गॉड सेक्ट को डिस्गाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? डाली कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, क्योंकि ना 4 गॉड्स और ना ही गॉड ऑफ लाइट हमें एक दूसरे को मारने की इजाजत देते हैं। पुरानी दुश्मनी या सिर्फ लालच? डाली की बात सुनते सुनते ड्यूक को सच समझ आया। असल में 4 गॉड्स और गॉड ऑफ लाइट के बीच कोई बड़ी दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन सालों तक गॉड्स के गायब रहने की वजह से सेक्ट के लोग पावर और प्रॉफिट के लिए लड़ने लगे। पहले लाइट सेक्ट भी उतना ही पावरफुल था जितना 4 गॉड्स सेक्ट। हर जगह उनके बिलीवर्स थे।
फिर अचानक गॉड ऑफ लाइट गायब हो गया। बिलीवर्स को कोई रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया, और जब गॉड ही ना हो तो स्ट्रेंथ बढ़ने का रास्ता भी बंद हो जाता है। यही वजह थी कि लाइट सेक्ट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। उनके रिसोर्सेज भी दूसरे सेक्ट्स ने बांट लिए। फिर भी फोर गॉड सेक्ट ओपनली उन्हें डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत नहीं करता। पब्लिक में अटैक करना तो और भी इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज जो हुआ वो सब छुप छुप कर किया गया। अज़्योर वॉल्ट सिटी में एंट्री। थोड़ी देर बाद ड्यूक और दाली गेट के पास लैंड कर गए। ड्यूक अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता था और दाली ने भी इस बात को समझा। गेट पर सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन होली डॉटर दाली के साथ होने की वजह से सब स्मूथ हो गया। दाली ने कहा, मिस्टर ड्यूक, आप एक ट्रैवलिंग एडवेंचरर हैं। मैं आपकी आइडेंटिटी अज़्योर वॉल्ट सिटी में अरेंज करवा देती हूँ। आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ड्यूक ने पूछा, लाइट सेक्ट मेंबर के रूप में? दाली मुस्कुराई, नहीं, बस एक नॉर्मल रेजिडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूक ने तुरंत थैंक यू बोला। उसे सच में एक लीगल आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। अज़्योर वॉल्ट सिटी के अंदर जाते ही साफ सुथरी ब्लू स्टोन रोड्स, क्लीन स्ट्रीट्स और वाइट बिल्डिंग्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आया। यही था लाइट सेक्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड। चाहे सेक्ट कमज़ोर हो चुका था, लेकिन कहावत सच थी, मरा हुआ हाथी भी घोड़े से बड़ा होता है। ये बिल्डिंग्स 100+ ईयर पुरानी होली साइट्स थीं। इवन फोर गॉड सेक्ट भी इन्हें सीज करने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर बाद बिशप भी वापस आ गया। बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हॉल में बैठते ही उसकी असली थकान सामने आ गई। उसका चेहरा सूखे पेड़ की छाल जैसा लग रहा था। फिर भी उसने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बताइए क्या रिवॉर्ड चाहिए? ड्यूक ने सोचा और बोला, अगर पॉसिबल हो तो मुझे लाइट एट्रीब्यूट स्पेल्स चाहिए, रिसर्च के लिए। बिशप थोड़ा परेशान हो गया। सेक्ट के स्पेल्स सिर्फ क्वालिफाइड बिलीवर्स को ही दिए जा सकते हैं। तभी दाली ने बीच में मुस्कुराकर कहा, ऑफिशियली नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना हो मैं डिटेल में बता सकती हूँ। ड्यूक तुरंत समझ गया, रूल्स अलग होते हैं और प्राइवेट हेल्प अलग। मैजिक स्टोन्स और नई प्लानिंग। ड्यूक ने रिवॉर्ड चेंज कर दिया। उसने एक लेवल 1 मैजिक स्टोन निकाला। क्या आपके पास इस जैसी चीज है? दाली ने इंस्पेक्ट करके एक लाइट ब्लू क्रिस्टल निकाला। उसमें भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। ड्यूक समझ गया कि ये भी सेम टाइप का एनर्जी क्रिस्टल स्टोन है। परफेक्ट, मुझे यही रिवॉर्ड चाहिए, और मैं अज़्योर वॉल्ट सिटी में एक पोशन शॉप खोलना चाहता हूँ। क्या आप मदद करेंगी? क्योंकि ड्यूक जल्दी वापस नहीं जा सकता था, उसे यहाँ सेटल होना ही पड़ेगा, और उसके ग्रोथ का सबसे फास्ट रास्ता था मैजिक पोशंस। पोशंस इक्वल्स प्रोफिशिएंसी इंक्रीज, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, स्टेबल इनकम। और अज़्योर वॉल्ट सिटी जैसे कास्टर-फिल्ड सिटी में पोशन बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 240, डिफरेंट कास्टिंग सिस्टम्स, मैजिक स्टोन्स का डील और लाइट सेक्ट की हकीकत। आखिरकार लाइट सेक्ट ने ड्यूक को 30,000 लेवल 1 मैजिक क्रिस्टल स्टोन्स दिए। इससे क्लियर था कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं बचे थे। सच तो ये था कि ड्यूक ने जो 2 सन रेजिलियंस पोशंस दिए थे, उनकी वैल्यू लगभग 10,000 मैजिक स्टोन्स के आसपास थी। फिर भी ड्यूक ने ज़्यादा डिमांड नहीं की, क्योंकि एक वक्त पर लाइट सेक्ट ने उसकी जान बचाई थी, और हर चीज़ में बार्गेनिंग करना ज़रूरी नहीं होता। नई आइडेंटिटी और बिशप की गिरती जिंदगी। ड्यूक की आइडेंटिटी जल्दी ही सेटल हो गई। सिर्फ एक सिंपल वुडन प्लैक जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी थी। बाहर से सिंपल, लेकिन सिटी में लीगली रहने के लिए काफ़ी। दूसरी तरफ लाइट बिशप को तुरंत रेस्ट के लिए ले जाया गया। उसकी इंजरीज अनस्टेबल थी, और अगर कंडीशन और बिगड़ी तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। और सच ये भी था, चाहे वो रिकवर कर भी ले, उसकी रिमेनिंग लाइफ स्पैन बहुत कम रह गई थी। छोटा कोर्टयार्ड और बड़ी बातचीत। बिशप की जाते ही होली डॉटर डाली ड्यूक को हॉल के पास एक शांत कोर्टयार्ड में ले गई। सर्वेंट्स ने गर्म चाय और स्नैक्स सर्व किए, फिर चुपचाप वहां से चले गए। डाली ने सीधा सवाल पूछा, तुम लाइट मैजिक स्टडी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पहले वाली मैजिक अर्थ एट्रीब्यूट जैसी थी। क्या तुम्हारा फोर गॉड सेक्ट से कोई कनेक्शन है? ड्यूक शांत रहा। कोई कनेक्शन नहीं, मुझे बस अलग अलग मैजिक सिस्टम्स रिसर्च करना पसंद है। ये कहकर उसने आसमान की तरफ एक लाइट बीम शूट की। डाली की आंखें चमक उठी। ये लाइट सेक्ट की मैजिक नहीं है, तुमने कहाँ से सीखी? ड्यूक ने हल्का सा पॉज लिया। खुद डेवलप की। डाली सच में इम्प्रेस हो गई। तुम एक रेयर टाइप के मेज हो जो सब कुछ खुद सीखकर यहाँ तक पहुँचा है। 2 तरह के मेजेस, सेक्ट वाले वर्सेस फ्री मेजेस। ऑरेकल प्लेन में जनरली 2 टाइप के मेजेस होते हैं,
1. सेक्ट बेस्ड मेजेस, 4 गॉड्स या लाइट सेक्ट से जुड़े होते हैं, रिसोर्सेज और गाइडेंस मिलती है, ग्रोथ स्टेबल होती है लेकिन फ्रीडम कम होती है। 2. फ्री मेजेस, सब कुछ खुद सीखते हैं, रास्ता मुश्किल होता है लेकिन जो सक्सेसफुल हो जाए वो बहुत पावरफुल होता है। डाली की नज़र में ड्यूक क्लियरली सेकंड टाइप था। लाइट मैजिक का सीक्रेट, इनकैंटेशंस। डाली कोर स्पेल्स तो नहीं बता सकती थी लेकिन उसने एक बेसिक स्पेल शेयर की, होली हीलिंग टेक्निक, एक हीलिंग स्पेल। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान ड्यूक को एक बड़ा डिफरेंस समझ आया। विजर्ड्स मैजिक मॉडल बनाते हैं, मैजिक पावर से एक्टिवेट करते हैं। ऑरिकल प्लेन मेजेस मैजिक मॉडल की ज़रूरत नहीं, इनकैंटेशंस प्लस एलिमेंटल एनर्जी से स्पेल कास्ट होता है, यानी पूरा सिस्टम ही अलग था। इनकैंटेशंस पुराने मिस्टिक सिलेबल्स से बने होते हैं जो सीधा सराउंडिंग लाइट एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। टैलेंट कम हो तो स्पेल कास्ट करना मुश्किल। पावर सिस्टम का राज, ड्यूक को यहाँ का रैंकिंग सिस्टम भी पता चला। मेज लो मिड हाई इज इक्वल टू विजर्ड के गैस लिक्विड क्रिस्टल स्टेजेस। मैजिक मास्टर इज इक्वल टू लेवल 2 विजर्ड। ग्रेट मेज इज इक्वल टू लेवल 3 विजर्ड। और उससे ऊपर? ड्यूक ने कैजुअली पूछा। ग्रेट मेज से पावरफुल कोई है? डाली ने सोचा, फिर धीरे से बोली, सिर्फ डियटीज। ड्यूक की तेज लर्निंग स्पीड। कुछ घंटों बाद ड्यूक ने अजीब से सिलेबल्स परफेक्टली प्रोनाउंस किए। वाइट लाइट एनर्जी उसके हाथ में बनी और सीधा डाली के बॉडी में फ्लो कर गई। इंस्टेंट वार्मथ, इंस्टेंट कंफर्ट, होली हीलिंग टेक्निक मास्टर्ड। उसने और 2 माइनर स्पेल्स भी सीखे, लाइटनिंग टेक्निक, परमानेंट लाइट सोर्स, डिस्पेलिंग टेक्निक, कर्सेस रिमूव करने की एबिलिटी। ये ड्यूक के लिए ट्रूली वैल्यूबल था। रात का रूल और नई शुरुआत। धीरे धीरे शाम हो गई। रूल सिंपल था, नॉन मेंबर्स सनसेट के बाद लाइट सेक्ट में नहीं रुक सकते, इसलिए ड्यूक को निकलना पड़ा। लाइट सेक्ट ने उसके लिए होटल अरेंज किया, कल एक शॉप फ्रंट दिखाने का प्लान किया। अज्योर वॉल्ट सिटी में शॉप लेना इजी नहीं था, ये सब लाइट सेक्ट के कनेक्शंस की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन ड्यूक की एक स्ट्रेंज डिमांड थी, प्राइम लोकेशन नहीं चाहिए, जितना सिक्लूडेड हो उतना बेटर। लाइट सेक्ट को ये थोड़ा ऑड लगा पर उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि शायद ड्यूक का प्लान सिर्फ एक नॉर्मल पोशन शॉप से कहीं ज़्यादा बड़ा था। टू बी कंटिन्यूड।